हाँ। उन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज़ करते हैं। लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। तो हम इसको हस्बेल वाइट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएच डेक का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके बाद आपको मैंगो के बारे में बताऊंगा कि पीएच डेक ने क्या काम किया है। और उसके बाद खावर नदीम साहब हमें थोड़ा सा पीएच डेक के रोल के बारे में बताएंगे। और उसके बाद मैडम और डॉक्टर लेमन कुमार साहब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैब के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अगर इसके विजन और मिशन की बात करें पीएच डेक के, तो सबसे ज़्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करने वाला इदारा बनाना है। और वैल्यू एडिशन पे हमने फोकस करना है। और इसमें मुलाजमतें पैदा करनी है। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना है। और पाकिस्तान को हॉर्टिकल्चर के शोबे में एक बरामदी मुल्क बनाना है कि हम इसकी एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। अगर हम इसके पीएच डेक की मैंडेट की बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, और जो हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट में हमारे लॉसेज होते हैं उसको हमने कम करना है। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर हमारी पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, तो उसमें 35% 40% हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वैल्यू एडिशन, हमने बेहतरी करनी है कि जब तक किसी भी चीज़ की वैल्यू एडिशन हम नहीं करेंगे, खास तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, उस वक्त तक हम इसकी एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स की पैकिंग को बेहतर नहीं करेंगे तो उसमें भी हमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो सकती। पिछले 2-3 सालों से पीएच मुसलसल हर वीक एक या दो वेबिनार करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, ताकि हम जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, उन सबको हम अवेयरनेस दे सकें। और बार बार हमारा ये जो मिशन है या इसको आप जहाद कह लें वो जारी है। अगर हम स्पेसिफिकली मैंगो की बात करेंगे, मैंगो पे हमने क्या काम किया है, तो मैंगो पे हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट बुकलेट, प्रोडक्ट मैनुअल बनाया है। उसमें उसकी सीडलिंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी इरिगेशन, उसके इंसेक्ट पेस्ट, उसमें मतलब वन टू ऑल हर चीज़ हमने उस पर कवर की है। उसमें जितने भी हमारे मैंगो के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब से हमने रहनुमाई हासिल की है। और ये बुकलेट हमारी क्या वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंगो पे हमने एक प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाई है। वो हम उसमें हमने ये मेंशन किया कि हमारी इसकी सप्लाई चेन कैसी होती है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, इंटरनेशनल क्या चीज़ें हो रही हैं, और इसमें हमें किस चीज़ में हमारी कमी है, स्वोट एनालिसिस हमने किया। फिर उसमें हमने बताया कि इंपोर्टिंग कंट्रीज मैंगो के कौन से हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं। इसके अलावा हमने पिछले 2 सालों में मैंगो पे वक्तन फवक्तन वेबिनार्स करते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज हम हब में जाके करते हैं। सिंध में खुसूसन हमने टंडवाला यार में हमने ये एक्टिविटी की, लास्ट ईयर भी की, उससे लास्ट ईयर भी की। और 2 साल से हम मैंगो बैग्स के भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम जो जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैंगो बैग्स देते हैं। इस साल भी हमारा प्लान है कि सिंध में और पंजाब में, मुल्तान में हम मैंगो बैग्स लोगों को दें। तो ये तो हो गया थोड़ा सा पीएच डेक का और मैंगो का इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं खावर नदीम साहब को कहूंगा कि वो थोड़ा सा पीएच डेक के रोल के बारे में बात करें और उसके बाद वेबिनार को सर लेके चलें। जी खावर नदीम साहब। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी सभी मुअज़्ज़ज़ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको खुशामदीद। आप लोगों ने टाइम निकाला, बड़ी मेहरबानी। पीआईडेक अपनी रवायत को कायम रखते हुए आप लोगों की खिदमत में इस तरह की एक्टिविटीज़ लेके आ रहा है। और ये जो आज का वेबिनार हम लोगों ने प्लान किया है, अभी लास्ट वीक ही हमने मैंगो के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन किया था, जिसके अंदर हमने सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंगो की और जो सॉरी जो फ्रूट हार्वेस्टिंग तक की जो क्रिटिकल स्टेजेस और जो एक्टिविटीज हो सकती थी उसके ऊपर डिटेल में आप लोगों के साथ एक सेशन हम लोगों ने शेयर किया था। बट आज का इवेंट मुनक्कद करने का मकसद ये है कि सिंध के अंदर हमें मुख्तलिफ लोगों ने अप्रोच किया और बताया कि शायद इस साल पिछले सालों की निस्बत माल मैंगो माल फॉर्मेशन, जिसको बटोर भी बोलते हैं उर्दू में, अब सिंधी जुबान में आई एम सॉरी मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं,
इसका हमला ज्यादा है। इसकी लोगों ने बटूर की ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है लोगों की, वो पिछले सालों की निस्बत ज्यादा है। ये हमें पता चला है मुख्तलिफ लोगों से, चूंकि हमारे राब्ते रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि शायद इस साल सिंध में बटूर बहुत ज्यादा है और कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना सिंध रीजन के लिए खास तौर पे ये बटूर का इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए जो सिंध के हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें और आप लोगों की खिदमत में एक डिटेल सेशन करें कि किस तरह आप अपने बटूर को इस साल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, इस साल अब जो आपको हदायत मिलेंगी अगले चंद सालों में वो इम्प्लीमेंटेबल होंगी और उसके असरात आप लोगों को नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ हमने आज का जो सेशन है उसके अंदर मैंगो की नर्सरी के ऊपर हमने डॉक्टर नूर साहिबा को, शी इज द प्रोफेसर एट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट रन कर रही हैं सर्टिफाइड क्लीन मैंगो नर्सरी के ऊपर। सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये प्रोजेक्ट जो है ये पीआईडीसी ने ईडीएफ से इनको अप्रूव करवा के दिया था 2 साल पहले। तो इसके ऊपर भी डॉक्टर नूर साहिबा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि सिंध के हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं रिगार्डिंग नर्सरी प्लांट्स, क्योंकि नर्सरी बुनियाद है हमारी अच्छे बागात की, और अच्छे पौधों की अवेलेबिलिटी भी एक चैलेंज है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैडम नूर हमारे साथ डिटेल में शेयर करेंगे कि किस तरह आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, किस तरह आप डिजीज फ्री, पेस्ट फ्री और हेल्थी प्लांट्स जो हैं वो जो थ्रू प्रॉपर एसओपी के जरिए डेवलप किए हुए हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर जो ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए वो की गई हैं, और वो अब हम कह सकते हैं बड़े वसूख के साथ कि वो हेल्थी और डिजीज फ्री प्लांट्स हैं। तो वो प्लांट, उन प्लांट्स की अवेलेबिलिटी और उसका तरीकाकार और उसको बनाने का तरीकाकार भी मैडम नूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तो आज के सेशन की डिटेल्स हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से हम लोग चीजें जुल्करनैन ने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की और फ्यूचर में भी हम इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज करते रहेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज एक और इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमने 2 साल से हम मैंगो बैगिंग की एक एक्टिविटी करते आ रहे हैं। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। लास्ट ईयर हमने उसकी नेशनल मार्केटिंग कैंपेन भी की, चाइना के अंदर कुछ हमने प्रोड्यूस भेजी, यूरोप के अंदर भेजी, जापान के अंदर भेजी। इतना अच्छा रिस्पांस रहा, इतना अच्छा रिस्पांस रहा कि जो प्रोड्यूस बैग्ड मैंगो जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बैग के अंदर डेवलप हुआ हुआ मैंगो था, उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल मिली हमारे एक्सपोर्टर्स को उस दूसरे फ्रूट की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और डिमांड है। तो इस बुनियाद पे हम लोगों ने इस साल भी प्लान किया कि हमें ये 2-3 साल तक ये एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि एक ट्रेंड सेट हो जाए। और इस साल भी हम लोग सिंध और पंजाब दोनों जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैंगो बैग्स तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी नेक्स्ट वीक में होपफुली हम सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे अगले वीक हम मुल्तान में करेंगे। और अच्छी खबर ये है कि आप लोगों ने एट देयर ओन को बाय करना शुरू कर दिया है। हमारे तक ये खबर पहुंची है कि इस साल शायद को 3-4 लाख बैग चाइना से 2-3 एक्सपोर्टर हैं उन्होंने मिलकर इंपोर्ट किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसी तरह की डेवलपमेंट्स की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि हमने अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और अपने सेक्टर को अपलिफ्ट करना है, डेवलप करना है, तो हमें आज नहीं तो कल जरूर इन इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये जिस तरह मैंगो बैगिंग है या प्रिसीजन फार्मिंग है या जो इस तरह की बाकी चीजें हैं, तो इसके ऊपर मेरा मेरा ख्याल था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मेरा ख्याल हम अपने टेक्निकल सेशन का आगाज करते हैं। बाकी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अपने आप को म्यूट रखिएगा। आप लोगों के जो भी सवालात होंगे वो इंशाल्लाह हम अपनी प्रेजेंटेशंस कंक्लूड होने के फौरन बाद लेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हुए हैं और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं डॉक्टर लेमन कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी स्पीच का आगाज करें। इसके बाद डॉक्टर नूर साहिबा नर्सरी के ऊपर डिटेल में बात करेंगी। लेमन कुमार साहब, सर अगर आप सुन सकते हैं तो प्लीज अपना माइक खोलिएगा। अस्सलाम सर, वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, माफ बिल्कुल। करना, हमारे पास कोई इशू था अपना नेट का, तो इसलिए थोड़ा शुक्रिया। मैंने देर डिले कर लिया है। थैंक यू ठीक है। सर। जी वालेकुम सलाम। सर यू कैन हाँ स्टार्ट सर, योर प्रेजेंटेशन। सर आप माइक आपका बंद हो गया। जी ओके। सर।
हाँ सर, आज की हमारी जो स्पीच है ना, वो स्पेशली जो है वो क्लाइमेट चेंज और उसमें जो इशू आ रहे हैं हमारे हापर और मैंगो माल फॉर्मेशन के आमू में, उसकी वजह से जो है ना ये एक सेमिनार आपने जूम पे रखा है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइमली इसको जो है ना वो एक अरेंज किया है। असल में हमारे पास जो है ये सब चीजें बाद में आती हैं ना, हापर माल फॉर्मेशन या जो भी इशू आते हैं ना, वो आजकल हमारे जो किंग, जो फ्रूट्स के किंग है ना, वो बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है। और इतने मसाइल है कि वो अकेला बेचारा कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता है। आप देखें कि इस वक्त हमारे बागों में जो मेन इशू है ना, हापर माल फॉर्मेशन, थिरप, क्लाइमेट चेंज, उससे बेहतर और आसान ये है कि हमने जो अपने तौर पे एक क्लाइमेट अपने बागों में रखी है ना, हम उसको ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना। तो वो क्लाइमेट जब तक बाग सिचुएशन जो है बाग की हम क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे, तो बाकी और चीजों को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन आप इस वक्त हमारे सिंध के बागात जितने भी हैं, वो देखो चंद बागात जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं जो इस बात को समझते हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे बागात हैं, वो बागात नहीं है, वो जंगल है, वो फॉरेस्ट बन चुके हैं। वो उसमें इतनी तो डेंस पॉपुलेशन हो चुकी है, इतने इतनी इतनी पेनिट्रेशन उसमें हो चुकी है ब्रांचेस की, कि हम अंदर जाने से भी हमें डर लग रहा है। तो आप देखें, अगर हम उसमें नहीं जा सकते हैं, तो बाकी हमारी किस तरह से मैनेजमेंट और सैनिटेशन के अरेंजमेंट किस तरह से हो सकते हैं। उसकी मेन ये है कि हमारे बागात बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी जो साइज है वो बड़ी हो गई है। हमारे पास किसी भी बाग में आप जाएं चंद बागात के अलावा, तो किसी भी किस्म की कोई कोई एरेशन सिस्टम है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास एरेशन नहीं है, हमारे पास रोशनी का सिस्टम कोई नहीं है। उसकी वजह से जो भी मसाइल हमारे पास आ रहे हैं, हम सारे उसी की वजह से भुगत रहे हैं। तो मेन ये है कि जब तक हम अपने बागों को जंगल के बागात से नहीं निकालेंगे, तो ये इशू हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप देखें, हमारे पास तकरीबन कोई 20 के बाद हर साल आस्ते आस्ते इतने मसाइल हो रहे हैं कि दिन ब दिन वो बढ़ रहे हैं। देखिए माल फॉर्मेशन, अब माल फॉर्मेशन जो है, आप देखें हमारे पास होती क्यों है। हमारे बागात में जब भी आप डॉक्टर नूरुल निसा साहब आपको ज्वाइन करेगी, वो सारा इस पे बताएंगी आपको कि हमारी जो नर्सरी से जो प्लांट लगता है ना आके, वो बाग से आता है। और बाग के अंदर कैनोपी में होता है, वो जब आगे लगता है तो उसमें से ये इशू आ जाते हैं। एक तो शुरू के ये हैं, दूसरे कि हमारे पास थोड़ी सी अगर पाम फॉर्मेशन कहीं हो गई है, तो कोई भी मालिक या कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं करेगा, वो इतना खर्चा नहीं कर सकता है। ये जो ओनर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके अपने बागात को चेक करें। हमारे पास देखो दो किस्म की माल फॉर्मेशन होती है, एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है इन्फ्लोरेसेंस। वेजिटेटिव शुरू में हमारी जब भी देखें कि हमारे पास फ्लश आती है, जब भी फ्लावर से पहले, तो उसमें हमारे पास वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाती है। तो हम कभी भी कोई किस्म की कोई ट्रबल नहीं करते हैं, कोई भी किस्म का कोई एक्शन नहीं उठाते हैं को इस माल फॉर्मेशन को खत्म करें वेजिटेटिव को। अच्छा, वेजिटेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं, चलो कौन करता है मेहनत, छोड़ दो इसको। उसकी रिजल्ट ये आती है कि जब इन्फ्लोरेसेंस आता है, तो वही इनएक्युलम जो है ना वो आके बढ़ के हमारे बागात को, इस वक्त आप देखें कि हमारे बागात में तकरीबन, मैं सिंध की बात कर रहा हूं, कि जितनी भी फर्स्ट फ्लावर आया था, सेकंड और थर्ड, आप देखें कि सारा माल फॉर्म पेनिकल्स में टर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया। और यहां तक कि अपने वो निकाल, अभी तक पांच पांच मरतबा उसको निकाल चुके हैं, वो निकाल नहीं पाए हैं। और इसलिए कि वो प्रॉपरली तरीके से उसको नहीं निकाल रहे हैं ना। इसका तरीकेकार ये होता है कि हम इसको काटें, नीचे कोई जो है तरपाल लगा दें, उसके ऊपर ये आके उसका जितना भी बंच है वो गिरे, और उसको कहीं में बंद करके कट्टे में हम जला दें। हम खर्च वही कर रहे हैं, हम लेबर हमारी वही लग रही है, हमारी मेहनत वही हो रही है, हमारे पैसे वही लग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर डिस्पोज भी हमारा नहीं हो रहा है ना। हम वही छोड़ देते हैं, दो दो। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि चलो ये सूख जाएगी फिर निकालेंगे।
अभी क्यों निकालें? उसका ये कि उसका इनोकुलम उस वहीं पड़ा रहता है और उसको कोई भी डिस्पोज नहीं करते हैं और अगले साल फिर वही हमारे लिए इशू हो जाता है। अच्छा, इस माल फॉर्मेशन के दो है ना, जो है ना इसके स्टेजेस हैं। एक तो हमारे पास जब फ्लावर आता है तो ये माल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा है कि जब हमारा बाग हार्वेस्ट हो जाए तो हम कोशिश करें कि उस टाइम पे माल फॉर्मेशन पेनिकल्स को एक थारोली कट कर लें। तो वो जितनी भी पुरानी इनाकुलम होगा, जितनी भी पुरानी टहनी होंगी, वो सारी कट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उसको हम डिस्पोज ऑफ कर दें और फिर हम जाए। हर साल ये हमारा जो है ना ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हमारे पास आप देखेंगे बागात में इस वक्त इतनी तो अंदर वो डेंस पॉपुलेटेड हो चुके हैं कि माल फॉर्मेशन जो है वो नमी की वजह से, अपने मॉइस्चर की वजह से वो इतना बढ़ रहा है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और वो अपना हर साल मैंने तो 20 से देखा है कि हर साल बढ़ ही रहा है, उसके कोई भी कंट्रोल उसको नहीं कर रहे हैं। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि साल में 2 मरतबा हम कम से कम इसको कट करें और इसकी सैनिटेशन का सिस्टम बनाएं, हार्वेस्ट के बाद और फिर जो है फ्लावर के बाद, फ्लावर जब भी आए उसके बाद हम इसको कट करें, तो माल फॉर्मेशन का मेन इशू जो है वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त आप देखें कि अच्छा, ये आपको एक बात बताऊं कि मीरपुर खास के साइड से इस तरफ टंडोलियार मटियारी की इस तरफ, यहाँ जितने भी बागात जो है ना, जो ज्यादा जहाँ में पानी और ये अपना फर्टिलाइजर और ये इस्तेमाल होता है, वहां पर इस रहता है। आप हालात से आगे चले जाएं तो आपको माल फार्मेशन कम मिलेगी, मीरपुर से आगे चले जाएं आपको माल फार्मेशन कम मिलेगी। लेकिन हमारी जो बेल्ट है टंडोलियार की साइड सराउंडिंग, मीरपुर खास और ये वहाँ ये इशू बहुत ज्यादा है। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे बागात बहुत डेंस पॉपुलेटेड हो चुके हैं और उसमें ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात जो हमारी है वो है हापर की। हापर का भी यही इशू है कि हम जितने भी स्प्रे कर रहे हैं वो फिजूल है। फिजूल इसलिए मैं कह रहा हूं कि बागात इतने अंदर से थिकली पॉपुलेटेड हैं कि न हमारा कोई कवरेज हो रहा है, और अच्छा कवरेज हम कर नहीं पा रहे हैं तो उसमें जितनी भी उसकी आमाज गाय वो सारा उसमें देखें कि हमारे जितने भी अपनी माल फार्म्ड है उसमें सारी ये चीजें बैठी हुई हैं और उसके बाद हमारी प्रॉपर कवरेज किसी भी किस्म की नहीं है। जब तक हमारा हवा का गुजर नहीं होगा, रोशनी का जो है ना वो सिस्टम नहीं बाहर होगा, तो ये हापर के इशू जो है ना ये कभी भी कंप्लीट खत्म नहीं होंगे। इसलिए कि मौसम के हवाले से आप देखें, मौसम इतनी हमारी जो है ना वो हो चुकी है कि इस वक्त भी आप उसको चेक करें कि इस वक्त आज देखें 24 अप्रैल है, रात को हमारे पास ठंड होती है, दिन को हमारे पास हाइट वेव चलती है, लेकिन रात को ठंड होती है 12 बजे के बाद, सुबह 6-7 बजे तक बिल्कुल ठंड होती है और शबनम भी हल्की हल्की जो है ना वो भी गिरती है। तो यानी ये फेवरेबल कंडीशंस हैं और फिर हमारी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। अच्छा, फिर हापर ने देखें, हापर का जो होता है वो अक्सर फरवरी से शुरू होता है, मार्च तक खत्म हो जाता था और हम थोड़ा सा स्प्रे कर देते थे किसी भी ग्रुप की, मतलब तो ये खत्म हो जाते थे। आप एतबार करें इस साल 8 से 10 स्प्रे हमारे आमों पे हो चुके हैं, 8 से 10, और हाईली जो है ना हैजर्डस केमिकल्स इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी तक वो कंट्रोल नहीं आ रहा है। उसकी मेन वजह सिर्फ ये है कि एक तो प्रॉपर कवरेज नहीं है और दूसरा जो है ना थिकली पॉपुलेटेड है और किसी भी उनको अपनी वो एक उनको एयर कंडीशन सिस्टम मिला हुआ है अंदर, वो आराम से बैठे हुए हैं, उसको कोई भी किसी डिस्टर्ब नहीं है। हापर खत्म होता है गर्म हवा से, हापर खत्म होता है अपनी सूरज की जो किरणें पड़ती हैं उससे वो भागता है और वो आके कहीं नीचे जो इस वक्त आप देखें हापर जो है वो नीचे बिल्कुल है ही नहीं, तो तने में नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना अपर साइड पे बैठा हुआ है और वहां से बहुत ही जो है ना डिफिकल्ट होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो इतनी हाइट पे बैठा हुआ है कि हमारे जो आम स्प्रेयर हैं सवाए बूम के वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और बूम स्प्रे हमारे पास यहाँ सिंध में इतना कोई आम और नहीं चलता है। तो ये जो मेन हमारे इश्यूज हैं ये हैं। आप हमारे जितने भी ग्रोवर्स हैं वो जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे कि अपने बागात को फुली मैनेज करें, उसमें रोशनी का सिस्टम बहाल करें, रोशनी का अपना जो हवा का सिस्टम बहाल करें, और फिर उसमें एक बड़ी चीज होती है जब भी हमारी फ्लश आती है फ्लावर से पहले
तो हम कभी भी उसकी वाटर शूट्स अंदर से कंप्लीट खत्म करते ही नहीं है, और हमारे जहन में ये होता है कि शायद ये भी हमें फल देंगे। ऐसे नहीं है, वो जब तक वो भी खत्म नहीं करेंगे तो उसमें भी आके हापर जो है ना वो अपना डेरा जमा देता है और वहां बैठता है, और आगे जाके वो अपना फिर वो टारगेट कर देता है। तो इस वक्त जो है इन दो जो हमारे ये इश्यूज हैं वो बहुत बड़े मेन हैं, और इसमें से हम कोशिश करें ये कि अपने ये ग्रोवर्स को एक ऐसे हम ब्रोशर या ऐसे सेमिनार्स जो है सीजन्स के शुरू होने पे ये करें, ताकि उनको इन चीजों का पता चले और वो अपने बागात में ये चीजें कर सकें। इस वक्त जितने भी आप देखें बागात में ये है, अभी तक कोई भी मुकम्मल कंट्रोल में, कल भी आपको एक फार्म की बता रहा हूँ कि उसमें 8 से 10 स्प्रे हुए, फिर भी कल भी मैंने देखा है कि वहां पर बैठा हुआ है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना मेन चीजें ये हैं, इनको हम कंट्रोल करें, यानी हम अपने बाकी क्लाइमेट चेंज के जो है ना उस पे हम ज्यादा तवज्जो दें, तो फिर आगे हल्के जो भी क्लाइमेट आएगी उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कॉम्प्रिहेंसिवली दोनों इश्यूज की वजूहात बताई और किस तरह हम इनके ऊपर काबू पा सकते हैं, आपने डिटेल में गाइड किया। इससे पहले कि हम सवालात लें, मैं डॉक्टर नूर से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर नूर साहब की प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग फिर सवालात लेंगे, ताकि लोगों की जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग देयर मैंगो ऑर्चर्ड्स वो हम उनको एड्रेस कर सकें। थैंक यू सर। डॉक्टर नूर साहिबा, अगर आप सुन सकती हैं तो प्लीज अपना माइक खोलिएगा, या प्रेजेंटेशन अगर आपने शेयर करनी है तो वो शेयर कर लीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम, वेलकम मैम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक ठाक। बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट रखिए जी, जी म्यूटेड रखिए बाकी लोग अपने आप को। मैडम आप प्लीज बात करें, आपको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दिया आपके लिए। मैडम कैन यू हियर अस? शेयर हो रही है आपके पास? मैडम आप शेयर कर सकते हैं, आपको अलाउ कर दिया मैं। जी आ गई आपके पास? नहीं मैम। जी अब आ गई है? जी मैम, अभी आ। अच्छा, पहली पहली बात तो ये सर के मैं यकीन करें पीएच डेक वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेके रेगुलर बेसिस पे आप जो है ना इसके प्रोग्राम करते रहते। सबसे ज्यादा फायदा इसका स्टूडेंट को, एकेडमिया को, उसके अलावा ग्रोर्स को होता है। अब ये जो इशू आपने उठाया है कि माल फॉर्मेशन और हापर्स, आप यकीन करें कि माल फॉर्मेशन और हापर्स, सडन डेथ, ये तीनों चीजें ऐसी है जो शुरू से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि ये चलती हुई आ रही हैं, इंक्रीज हो रही है, मगर इनका अभी तक किसी ने भी हल नहीं निकाला। अब उसमें जाहिर है नंबर ऑफ फैक्टर्स है। मेरा जो टाइटल है इसका, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्दी मैंगो नर्सरी, इसका क्या ताल्लुक है माल फॉर्मेशन से? पहली पहली बात तो ये जहन में आती है कि इसका ताल्लुक है माल फॉर्मेशन से या नहीं है। देखिए, क्लाइमेटिक एक इशू है, उसके बाद आपका जो है ये नर्सरी प्लांटिंग मटेरियल अगर आपका अफेक्टेड होगा, डेफिनेटली योर आर्चर विल बी अफेक्टेड। हम ये नहीं कह सकते कि आपका प्लांटिंग मटेरियल अफेक्टेड हो और आपका आर्चर जो है आगे चल के प्रॉब्लम करता है, यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि आपका प्लांटिंग मटेरियल फ्री फ्रॉम एनी पैथोजेंस। अब ये कैसे कंफर्मेशन हो कि ये फ्री है या नहीं है? देखिए, जब हम मैंगो सीडलिंग्स लगाते हैं, आप लोग देखते हैं कि ग्रोअर्स मैंगो सीड लगाते हैं, लगाने के बाद ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग के बाद शिफ्ट कर देते हैं। कोई टेस्ट नहीं होता उसका कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, मगर ये समझें कि कन्वेंशनल मेथड क्या होता है हमारा, यही होता है कि हम लोग डायरेक्ट उसको जो है ना सॉइल में लगा देते हैं। ये देखिए, ये मैं जो आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, ये मेरी अपनी नर्सरी स्टेब्लिश की हुई है। बिल्कुल आप देखिए, यूनिफॉर्म नर्सरी है, अनइवन ग्रोथ नहीं है, लश ग्रीन है, और ये विद इन 4 मंथ्स इसकी ग्रोथ है। 4 मंथ्स में इतना पौधा अच्छा हो गया। मगर ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बड़े रेज होते रहे, मुझे भी 2 साल लगे इसको समझने में।
के इश्यूज कहाँ पे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि माल फॉर्मेशन, जैसे लेमन साहब ने कहा कि वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन होती है और फ्लावरिंग माल फॉर्मेशन होती है। अब मसला ये होता है कि वेजिटेटिव पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ा काज इसका जो है ना, सबसे बड़ा काज वो है सॉइल। सॉइल इज द बेसिकली मेन काज ऑफ द पैथोजेंस। आप सॉइल में लगाएंगे तो जाहिर है आपके प्लांट्स अफेक्ट होंगे। मगर क्वेश्चन ये भी है कि भाई स्टूडेंट क्या, ग्रोअर्स क्या, वो हमें कहते हैं मैडम सॉइल में ही तो हम जाके पौधा लगाएंगे आगे। जाहिर हम ये तो नहीं करेंगे आगे पौधा सॉइल में नहीं लगाएंगे। तो देखिए, जो चीज आप नर्सरी में ग्रोइंग मीडिया में लगाते हैं वो फिर जाके आप सॉइल में लगाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज रिडक्शन इन द लॉसेस। माल फॉर्मेशन का परसेंटेज कम हो सकता है, सडन डेथ का परसेंटेज कम हो सकता है, पैथोजेंस का अटैक कम हो सकता है। हम परसेंटेज कम कर रहे हैं, हम टोटली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम ये कि नर्सरी भी एक फैक्टर है जो उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। और ये सबसे बड़ी बात यह कि यकीन करें कि जब ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पे आए थे सिंध में, पंजाब में, उन लोगों ने अपने जो ट्रेनिंग्स करवाई थी एसएलपी का, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन सेक्टर लिंकेज प्रोग्राम है, इन्होंने ये ट्रेनिंग्स दी थी। तो हमें लगता था कि ये तो एवी करवा रहे, मगर ये बात एवी नहीं थी। ये यकीन करें कि हम अगर अपनी नर्सरीज को सही प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो हमारा 50% से ज्यादा लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब ये कैसे होता है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लगाते हैं, हमने सीड जो है फेंक दिया, दरख्तों के नीचे लगा दिया। उसके बाद जो है हमें डिगिंग करने के लिए तो सबसे बड़ा इशू है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और मैं तो यकीन करें कि ग्रोअर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ एक फ्रूट क्रॉप पे ना रहें, आप जो है डाइवर्सिफाइड दूसरे फ्रूट क्रॉप्स भी लगाएं, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी आ रही हैं, जब तक हम मूव ऑन नहीं करेंगे दूसरे फ्रूट क्रॉप्स पे हम लोग लॉसेस भी चलते जाएंगे। अब ये है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि हम लोग जो है ना नर्सरी को बेहतर तरीके से लगाएं ताकि माल फॉर्मेशन, सडन डेथ या पैथोजेंस या इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड प्लांट्स जो है हमें कम से कम मिले। देखिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमारे लिए जरूरत यह है कि हम इम्प्रूव प्लांटेशन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें, जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया वाले दे गए हैं। इन्होंने ट्रेनिंग्स दिए और हमें जो है ना हर प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स के पास ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए। अब इम्प्रूव प्लांटेशन प्रैक्टिसेस क्या है? बेसिकली इम्प्रूव प्लांटेशन प्रैक्टिस ये है, देखिए ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ये कन्वेंशनल मेथड है कि देखिए मट्टी से सीड भरा हुआ है, सॉइल पैथोजेंस उसके साथ लगे हुए हैं, उसी में हम उसको लगा रहे हैं। तो जाहिर है टोटली अफेक्ट तो होगा ना। आप ना इसको जो है स्टरलाइज कर रहे हैं, ना आप इसको प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, दरख्तों के नीचे लगा रहे हैं, और ना कोई रिकमेंडेड डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। फिर निकालते वक्त भी माशाल्लाह हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से नहीं निकालते। चले वो तो ठीक है, मगर देखिए इसका अल्टरनेट है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इम्प्रूव प्लांटेशन प्रैक्टिस में ये मैंने 4 स्टेप्स लिखे हुए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड सोलराइजेशन ऑफ द ग्रोइंग मीडिया, कलेक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड प्रोसेसिंग, एंड देन पैथोलॉजिकल स्टडीज। बेसिकली ये देखने में 4 है, मगर यकीन करें ये काफी हेक्टिक है, मगर वंस हेक्टिक है कि आपने एक दफा बहुत अच्छा जो है ना इसमें इनपुट दे दिया, आपने इसकी कास्ट भी लगा दी, आपने इसमें मेहनत भी करवा दी, मगर लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा है। अब फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली पहली बात तो ये है कि आपने सॉइल से हट जाना है। सॉइल में आपने कुछ भी नहीं लगाना, आपने एक शेड हाउस बनाना है। हम ये नहीं कहते कि भाई हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग कंट्रोल शेड हाउस बनाए, कंट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ग्रीन नेट वाला जो है शेड हाउस बनाए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको प्लांट्स चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से जो है आप एक शेड हाउस कम से कम बनाए। उसके बाद शेड हाउस में भी सॉइल है, डायरेक्ट हम पौधे कैसे लगाएंगे? इसका हल ये है कि पहले पहले आप इसकी एक बैरियर लेयर जो है 10 सेंटीमीटर जो डीप है उसको जो है ना आप बिछा दें। उससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं उसकी रूट जो है वो सॉइल को टच नहीं करेगी।
हम चाहते हैं कि सॉइल से थोड़ा सा दूर रहे। सीडलिंग की बात कर रही हूँ कि हमें जो नर्सरी स्टेब्लिश करनी है उसके लिए आपने एक बैरियर लेयर बिछा दी, वो आप स्टोन्स की बिछा दें, जो आपको कास्ट में इजी पड़ता है वो आप ले लें, मगर कम से कम ये 10 सेंटीमीटर हो और ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर हो। अच्छा, जब मेरा पहला साल था ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट का, तो यकीन करें मैंने ये लेआउट बनाया था। तो डॉक्टर इयन बेली ने मुझे कहा कि मैडम बेटर ये होगा कि आप ये जो ईंटों वाला बना रही हैं, अगर आप स्टैंड्स बनवाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, आयरन स्टैंड्स। अब आयरन स्टैंड्स आपको पता है कि हमारे लिए कास्टली पड़ते हैं, काफी कास्ट आती है आयरन की। मगर ये कि मैंने पहले पहले इसी स्टेप को शुरू किया, ये लेआउट बनाया और ग्रेवल की लेयर बना दी। मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो आयरन स्टैंड्स हैं वो हमने बनवाए जो 9 फीट लेंथ में, लंबाई में, और 3 फीट जो है विड्थ में। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मगर इसमें जो सस्ते में सस्ता आप समझे मुझे माल मिला वो मैंने इसमें इस्तेमाल करवाया, और इसको कलर करवा दिया ताकि इसको जो है ना कोई भी जो है ना ऐसे जंग वगैरह ना लगे। और इसके नीचे जो इसके पाँव थे उसमें मैंने जो डिस्पोजेबल गिलास हैं वो रखवा दिए, ताकि जो है ना इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह आता है तो वो उसी पानी में गिर जाए मगर वो ऊपर ना चढ़ सके। अब ये देखिए, ये स्टैंड जो है वो 1 फुट ऊपर है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर प्लांटेशन बैग रखेंगे वो उसकी रूट जाके नीचे टच नहीं करेगी, वो सॉइल से काफी दूर हो जाएगी। तो ये हमने स्टैंड जो है ना इसको प्रेफर किया। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया वालों के भी दिखा दी हूँ स्टैंड, वो उनके कैसे हैं, जाहिर है वो कॉस्टली होते हैं। हमारी वो एक सिंपल रॉड इस्तेमाल की हुई है, मगर ये कि हम कर सकते हैं तो बेहतर तरीके से। तो आप ये देखें, स्टैंड्स के बाद ये क्या है, ये फुटबाथ है जो कि हम लोग एंट्री गेट पे रखते हैं। जो भी विजिटर जाता है वो इसमें पाँव रखता है। इसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% डालते हैं, या आपके पास अगर कोई बैक्टीसाइड है वो आप डाल दें। तो इसमें जो भी बंदा जाए उसके जो पाँव में मट्टी लगी हुई है वो भी डिसइंफेक्ट हो जाए। और रश नहीं करना है, शेड हाउस में रश नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे अंदर जाए और वो काम करके खत्म करके आए, दरवाजा बंद रखना है। वापस आए तो इसमें पाँव डालने की जरूरत नहीं है, मगर जब अंदर जाए तो इसमें पाँव जो है फुटपाथ में रख के फिर जाए। अब ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया वालों का सिस्टम है। अब इसके स्टैंड देखें क्या है, ये क्वींसलैंड गवर्नमेंट की जो है ना नर्सरी जो है बनी हुई है, उसमें देखें इन लोगों ने स्टैंड रखे हुए हैं, फुटपाथ रखी हुई है, और कवर किया हुआ है सॉइल को जो है ना ग्रेवल से 10 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ये देखिए इनकी ऊंचाई 1 फुट से भी ऊपर है, मगर नीचे भी इन्होंने कुछ स्टैंड रखा हुआ है, और इसी तरह से ये नर्सरी इसमें ग्रो करते हैं। अच्छा, अब सॉइल में नहीं ग्रो करने तो हमें जाहिर है एक ग्रोइंग मीडिया बनाना है। अब ग्रोइंग मीडिया देखें इजीली अवेलेबल होते हैं, मगर हम लोग एज अ डेवलपिंग कंट्रीज इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना हमारे पास इजीली मटेरियल अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज करें। तो यही इसमें इस्तेमाल होता है कि बेगास, कैनाल सिल्ट एंड कोकोपीट। आप देखें कोकोपीट की ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, ये लूज फॉर्म में भी मिलता है और ब्रिक्स फॉर्म में भी मिलता है। ब्रिक्स फॉर्म में थोड़ा सा रिफाइन होता है, लूज फॉर्म में जाहिर है वो इतना क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से मैंने ब्रिक्स को प्रेफर किया। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है मगर ये ब्रिक्स हमने ले ली। अब ये जो इन तीनों का रेशो है वो हमने देखना है कि 65% बेगास, देन 5% कोकोपीट एंड 30% जो है वो अपने रखना है कैनाल सिल्ट। अच्छा, शुजात आबाद वालों ने भी बहुत अच्छा जो है इस पे काम किया हुआ है, मुल्तान वालों ने, और उन्होंने जो रेशो इस्तेमाल किया हुआ है वो 60% बेगास और 35% कैनाल सिल्ट एंड 5% कोकोपीट। ये दोनों जो है ना प्रोटोकॉल, इसके रेशियोज बहुत अच्छे जाते हैं, और ये यूज करें। आप देखें इसमें जो बेगास दिखाई दे रही है वो आपको फाइब्रस दिखाई दे रही है, मगर आप आगे चल के देखेंगे उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। आगे चल के देखें कि मैंने क्या किया है कि ये जो जी कोकोपीट की मैं ब्रिक्स ना है। कल करवा देना थोड़ा सा ना। जी सर। मैडम आप बात कर रहे हैं वो एक कोई साहब अनम्यूट हो गए थे, आप बात जी करें। जी। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कोकोपीट की ब्रिक्स थी उसको लूज करना है। तो उसमें लिखा होता है उसके रेपर पे कि भाई आप इतने पानी में इसको डालें तो वो थोड़ी देर में लूज हो जाएगा,
और लूज इन मटेरियल आप निकाल के इसको थोड़ा सा ड्राई कर ले। ये एक प्रॉपर तरीका है जो हमने फॉलो किया था। अच्छा, उसके बाद स्टेप जो आता है वो आता है कंपोस्टिंग का। डायरेक्ट आप बेगास उसको नहीं आप यूज कर सकते, इसको आपको कंपोस्ट करना है। एटलीस्ट आपने 4 to 6 months इसको कंपोस्ट करना है। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पिट्स निकाले 1 by 1 मीटर। उसकी डेप्थ जो है 1 मीटर है और उसकी विड्थ जो है 1 मीटर है। और उसमें जो है ना प्लास्टिक बैग्स में बेगास को बंद करके इसको जो है कंपोस्ट किया है। आप देखें इसकी शक्ल ही चेंज हो गई, बेगास बिल्कुल कंपोस्ट हो गया। आप देखें बिल्कुल पाउडर बन गया। हमें यही चाहिए था, हमें फाइब्रस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हमने इसमें कोकोपीट मिक्स किया, कैनाल सिल्ट मिक्स की। आप ये देखें ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि देखिए इसमें अभी भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनको आपको इनएक्टिवेट करना जरूरी है। इसको सोलराइजेशन जरूरी करना है। आप जो है सोलराइज नहीं करेंगे तो वो इनएक्टिव नहीं होंगे, आपकी इंडस्ट्री फिर अफेक्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना तकरीबन 4 सेंटीमीटर की लेयर बनाते हैं ग्रोइंग मीडिया की, प्लास्टिक उस पे रखते हैं और सीमेंटेड जो है ना फ्लोर उस पे आप रखें और उसको फिर प्लास्टिक से कवर कर लें। तो ये जो है आपकी सोलराइजेशन, अगर आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो आप समझे वो इनएक्टिव हो जाती है। मगर मैंने देखा है कि हमारे पास 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो चीज इनएक्टिव हो जाती है। अब ये देखें ये हमने सोलराइज किया है। इसको हमारे पास जो वॉकिंग एंट्री थी उसके रास्ते पे हमने ये रख के इसको जो है सोलराइज किया है, साइड से कवर कर दिया है। मगर आप ये देखें ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने बताया हुआ है, मैंने आपके लिए ये एक तस्वीर निकाली है कि देखें इसमें क्लियर प्लास्टिक ऊपर है, नीचे से कंक्रीट पैड हो और बीच में जो है पार्टिंग मीडिया हो। और इसको जो है ना आप सोलराइज करें 65 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद क्या शुरू होता है, आपका मटेरियल तैयार हो गया है तो आप क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे बैग्स में। बैग्स जो है हम लोग कभी 9 by 13 इंचेस लेते हैं और आजकल जो मैं यूज करी हूँ थोड़ी सी सिमाल की है। मगर उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या इश्यू आता है। क्योंकि आप देखें सिंध में जो मैंगो हार्वेस्ट होता है वो एंड ऑफ द मई हो जाता है, हमारी प्लांटेशन जून से शुरू हो जाती है। जैसे जून से शुरू होते ही हम लोग उसको प्लांटेशन करते हैं, हमारे पौधे विद इन 4 मंथ्स यकीन करें बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। जब प्लांट्स तैयार हैं हम लोग क्या करें, ये प्लास्टिक बैग्स में इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि ये आगे चल सके। प्लांट्स भी हमारे तैयार हैं। अब 4 महीने समझिए कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लो टेम्परेचर शुरू हो जाता है। तो हम उस चीज में परेशान होते हैं समटाइम्स कि अब इसको हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते। अगर शिफ्ट करेंगे बाहर तो बाहर लो टेम्परेचर है और इस पे रखते हैं तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसमें चल सके। मगर ये कि हमारे उससे पहले ही 3-4 मंथ्स में पौधे जो है वो सेल हो जाते हैं। और ग्रोवर्स प्रेफर क्या करते हैं कि जो ग्राफ्टिंग हो वो परमानेंट जगह पे, एक्सक्यूज मी, परमानेंट जगह पे लगाने के बाद हम इसकी ग्राफ्टिंग करें। ये लेमन साहब का भी तजर्बा था, मुझे ये बता रहे थे कि मैडम ये ज्यादा सही रहता है कि जहां पे पौधा लगाना है वहां पे हम उसकी ग्राफ्टिंग करें। ये मैं भी मानती हूँ, ये मेरा भी तजर्बा है। चले ये फिलिंग हो जाती है, उसके बाद हमने इसकी सेटिंग की। पहले मैंने आपको बताया था कि हमने नीचे की थी। नेक्स्ट प्लांटेशन स्टैंड्स रखे देते, किसी ऑर्चर्ड से ले लिया कहीं से ले लिया। अब हमें पता नहीं है कि उसमें अफेक्टेड चीज भी है, जाहिर है आपके माल फॉर्मेशन वाले भी हैं, आपके सडन डेथ वाले भी हैं, आप कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। इस प्रोटोकॉल में ये आता है कि आपने हेल्दी ऑर्चर्ड से एक ही सोर्स से आपने सीड लेना है, एक ही सोर्स से लेना है। अगर आपने ज्यादा सीड चाहिए तो फिर भी आप किसी हेल्दी आर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट से ले। ऐसे आपने नहीं लेना कि बस मुख्तलिफ जगहों से आपने सीड ले लिया और उसको प्लांटेशन कर दी। नो, आपने उसका सीड प्रॉपर तरीके से लेना है। पहली बात तो यह आती है कि आप 1 ट्री से ले। अगर आपको ज्यादा चाहिए
दूसरे ट्रीज से लें, मगर वो हेल्दी ट्रीज। उसके बाद इसको आप जब राइप हो जाए तो वॉश करके इसको ड्राई करने के लिए रख दिए। फिर आप देखें इसका प्रॉपर तरीका। ये हमारे स्टूडेंट जो है इस पे काम कर रहे हैं, इसको जो है पील ऑफ कर रहे हैं, उसकी पल्प निकाल रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट इन्होंने मिलके इस पे काम किया है। काफी सारा स्टॉक था हमारे पास, ये देखें कंटिन्यू। हमने सिर्फ सिंदड़ी का नहीं, सिंदड़ी, चौसा और देसी वैरायटीज उसका जो है हमने सीड लगाया था। इसमें हमने एक ये भी कोशिश की कि इसको जो है ना हम डीकाटेड एंड कार्टिकेटेड, यानी कि हमने इसका जो क्या कहते हैं सीड का जो हस्क है वो भी रिमूव कर दिया। मगर यकीन करें ये हेक्टिक प्रोसेस है कि आप इसका सीड का जो हस्क निकालते हैं इसमें काफी टाइम लग जाता है। मगर उसका फायदा क्या होता है? सिर्फ जर्मिनेशन जल्दी होती है। उस जर्मिनेशन जल्दी होने की वजह से हम इतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया कि हम इसको हस्क के साथ लगा दें। मगर ये कि हमारा रिसर्च था, इस वजह से हमने ये भी करके देखा था। अच्छा, ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं करते कि क्लोरीनेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर हमारा आप देखें डिफरेंट सोर्सेज से आता है, भाई लेक से आया, रिवर से आया, कैनाल से आया। ऑल सोर्सेज जो है उसका अलग बायोलॉजिकल सिस्टम है, इन्फेक्टेड अलग है, जहां जहां से आते हैं रनिंग स्ट्रीम्स हैं वहां पे जो कंटामिनेशन है वो अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा पानी जो है कंटामिनेट नहीं है, उसको टेस्ट करना जरूरी है। अब टेस्ट करने के लिए हम ये तो आपका डिसइंफेक्शन जो है, पानी आपका जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द पैथोजेंस। अब उसमें देखिए क्लोरीन सोर्सेज में हमारे पास क्लोरीन गैस आती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, and calcium hypochlorite. We cannot use chlorine gas because sodium hypochlorite and calcium hypochlorite, मगर ये दोनों भी सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी पीएच को अफेक्ट करते हैं। आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे फिर भी पीएच इंक्रीज होगी, अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड करते हैं फिर भी आप पीएच अफेक्ट होगी। तो यानी कि पीएच, टेम्परेचर एंड जो सोर्स, पानी का सोर्स, वो चीजें जो है अफेक्ट करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो क्लोरीन है पानी में जो आपकी रेजिडुअल बचती है वो आपकी होनी चाहिए 1 to 2 ppm। दिस इज स्टैंडर्ड गिवन बाय द ऑस्ट्रेलियन टीम के 1 to 2 ppm होना चाहिए। जब आप डालते हैं वो पानी पे डिपेंड करता है कि आपका पानी जो है वो कितना अफेक्टेड है। मगर ज्यादातर हम लोग करते हैं कि 15 to 20 मिलीग्राम जो है वो यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब जो सोडियम हाइपोक्लोराइड घरों वाली है, ब्लीच जिसको हम कहते हैं, उसमें तकरीबन 5.5% है क्लोरीन, मगर जो इंडस्ट्रियल है वो 12.5 है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में मोर देन 60% है। तो हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को भी साइड में रखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करें जिसमें कम परसेंटेज है, और मगर उसमें ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो हमें ज्यादा फिर चाहिए होती है। तो क्लोरीनेशन प्रोसेस करने के लिए हमने इसकी कुछ टेस्ट की थी, क्लोरीनेशन किट मैंने मंगवाई थी, इसको मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करके देखी थी। तो इसमें जो है 20 मिलीग्राम तक जो है ना आपको क्लोरीनेशन को करके रेजिडुअल 1 to 2 मिलीग्राम आप निकालना है। अब ये देखें ये ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, ये यूज वाटर क्लियर टैंक में डायरेक्ट जो है क्लोरीन डाल के इसको जो है करते हैं, और उनका भी टेस्ट प्रोटोकॉल वही सेम होता है जो मैंने आपको बताया है। मगर ये कि रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो 2 ppm होनी चाहिए। अच्छा, फर्टिलाइजेशन एंड फंजीसाइड ट्रीटमेंट। देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि जब हम मैंगो के सीड लगाते हैं ना, तो सबसे जरूरी बात क्या होती है कि मैंगो का सीड आपने ऐसे नहीं लगाना। मैंगो के सीड को आपने टॉप्स एंड एम से यानी कि फंजीसाइड से ट्रीट करना है। उसका जो है 1 ग्राम आप 1 लीटर में डाल के 3 मिनट्स के लिए उसको सोक कर दें, तो वो क्या होगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, कहीं पे भी थोड़ा सा चांस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। यू हैव टू ट्रीट all the seeds with the tops and M before the plantation. Then फर्टिलाइजेशन क्या दे, बड़ा क्वेश्चन होता है। कहते हैं कि बंदा वक्त के साथ सीखता है। जब मैं प्रोजेक्ट में पहली दफा ये काम कर रही थी तो मुझे जो बताया गया था मैं इसको फॉलो कर रही थी कि भाई सोलो प्लांट NPK जिसमें 20-20-20 का रेशो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का,
वो आप जो है उसको स्प्रे करें। दिस इज अ फोलियर स्प्रे ऑफ द जाफर ब्रदर्स। एंड इसको जो है हम 1 to 2 ग्राम पर लीटर यूज करते हैं, और 30 डेज के गैप से हम इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे प्लांट्स हमारे तैयार हैं, बहुत अच्छे। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आया, ये तजर्बा भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया, कि जो हमारा रूटर वाला जो ग्राउंड वाटर है उसको हम यूज कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी हमें कैनाल वाटर नहीं मिल रहा था, तो हमने रूटर वाला पानी जो इस्तेमाल किया। तो सबसे ज्यादा मसला कहाँ पे आया कि ईसी जो है उसकी 1 से ज्यादा थी, 1 डेसी साइमंस, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड ईसी चाहिए वो चाहिए 1500 से 1800 माइक्रो साइमंस पर सेंटीमीटर। तो वो जो पानी था वो साल से उसके जमा होते के थैलियों में, और नीचे से इसकी रूट जो है वो समझे कि डैमेज होती गई। 6 महीने के बाद प्लांट्स ने येलोइंग ऑफ द लीव्स दिखाई, तो मैंने जो है ना पंजाब वालों से, गफार वालों से कांटेक्ट किया। गफार वालों ने देखा, इन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम जो आप लोगों ने ग्राउंड वाटर यूज किया है उसमें क्या हुआ है कि उसकी ईसी ज्यादा है, उसके साल्ट रेजिड जो है वो जमा हो गए हैं, इस वजह से आप इसको फ्लश करें। मैंने इसको फ्लश करवाया पानी से। ये मेरा पहला साल था जिसका मैं तजर्बा बता रही हूँ। अब तो माशाल्लाह हम इसमें जो है आगे निकल गए हैं, और अब सेल भी कर रहे हैं इसकी, और ये माशाल्लाह बहुत सक्सेस है। और फर्टिलाइजेशन भी कुछ मैंने चेंज की है इसकी, अब रूटिंग भी। मगर ये है कि सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपने प्लांट्स को सॉइल से दूर रखना, सॉइल को टच ना करें। अब आती है ग्राफ्टिंग की बात, कि ग्राफ्टिंग हम कहाँ पे करें। ऑस्ट्रेलियन 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद ग्राफ्टिंग कर देते हैं, वहीं पे कर देते हैं। मगर मैंने देखा मेरा इस साल की जो प्रोडक्शन आई थी, आप यकीन करें 3 मंथ्स में तकरीबन मेरा पौधा जो है वो मैंगो का सीडलिंग जो है 2.5 फुट से लंबा हो गया। और वही मैंने सीड जो है बाहर भी लगाया था मट्टी में, वो 1 फुट से ऊपर नहीं हुआ था। आप कहेंगे मैं आपके साथ वो तस्वीरें भी शेयर कर लूंगी, मेरी मीटिंग भी हुई है इस हवाले से। तो सॉइल वाले पौधे 1 फुट से ऊपर नहीं गए, और येलोनेस थी, यूनिफॉर्म नहीं थे, अनइवन ग्रोथ थी। मगर जो हमारे नर्सरी के पौधे थे वो आप यकीन करें कि बहुत इवन थे, और सबसे ज्यादा के 2.5 फुट से ज्यादा उनकी लंबाई थी, रूट ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी थी। तो ये सारा कुछ ये है कि जैसे जैसे आप देख। अच्छा, दूसरी बात इसमें जरूरी क्या आती है कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि भाई ये अफेक्टेड नहीं है। डेफिनेटली इसकी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाना जरूरी है। मैंने पानी का टेस्ट करवाया, मैंने ग्रोइंग मीडिया का भी टेस्ट करवाया, और मैंने प्लांट्स का भी करवाया। लेमन साहब को पता है, मैंने पैथोलॉजिकल स्टडीज भी सारी करवाई, और इसमें कोई फंगस नहीं था। ये फ्री फ्रॉम जो है ना पैथोजेंस था। हमारी जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही। मगर देखें इसमें समटाइम्स ऐसे भी आते हैं क्लाइमेटिक के, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास बारिश रात को 11 बजे शुरू हो जाती है और तकरीबन वो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रही। तो मेरा जाना तो क्या, किसी का जाना भी वहां पॉसिबल नहीं हो सका। उससे क्या हुआ, हमारा ग्रोइंग मीडिया जो है उसके ऊपर पानी खड़ा हो गया, और हमारी काफी सीडिंग जल। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे हम किसी चीज पे नहीं पहुंचेंगे। मगर हम लोग परेशान किस चीज से होते हैं, ग्रोथ परेशान किस चीज से होते हैं, ये शुरू की इन्वेस्टमेंट है, 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा है। आप अपने ऑर्चर्ड में। अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि नर्सरी हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्चर्ड के बिल्कुल करीब बना देते हैं, ये गलत है। नर्सरी हमें तकरीबन 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द ऑर्चर्ड बनानी है। ये कभी भी नहीं होता कि हम ऑर्चर्ड दरख्तों के नीचे लगा रहे हैं या करीब लगा रहे हैं। हमें नर्सरी बनानी है प्लांट से दूर, इन्फेक्शन से दूर, ताकि हमारी नर्सरी जो है वो अच्छी हो सके, हेल्दी हो सके, प्रोडक्टिव हो सके। फिर आप देखेंगे आपकी जो माल फॉर्मेशन है, सडन डेथ है, मैं ये नहीं कहती कि ये कंट्रोल हो जाएगा, मगर ये रिड्यूस हो जाएंगे, लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे। आपकी जो अभी सिंध में 20 to 25% माल फॉर्मेशन इस वक्त रिपोर्टेड है इस साल में, तो यकीन करें ये कम हो सकती है अगर हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करें, यही मैं बता रही थी कि रिड्यूस लॉसेस होते हैं, स्प्रेडिंग पेस्ट कम हो सकता है ज़ाहिर है वाया सीडलिंग्स, एंड आप हेल्दी नर्सरी सीडलिंग्स जो है फार्मर्स को दे सकते हैं।
इवन कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे या इसका प्रोटोकॉल पूछना चाहे, मैं एक एक चीज इसको बता सकती हूँ, नो मैटर, मगर ये है कि इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। और मैंने ट्रेनिंग्स भी करवाई हुई है, और अगले साल भी हमारा प्रोग्राम है कि हम इसमें ट्रेनिंग करवाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है जो मैं जवाब दे सकूंगी, बिल्कुल यू आर वेलकम ऑलवेज एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बड़ा डिटेल में बड़ी आसान जुबान में हमें समझाया कि नर्सरी कैसे हम अच्छी नर्सरी ग्रो कर सकते हैं, और उसकी पूरी मेथोडोलॉजी हमारे साथ शेयर की। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेमन कुमार साहब और डॉक्टर नूर साहिबा हमारे साथ हैं। मेरी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि आप अपने आपके जो कंसर्न्स हैं, जो सवालात हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दें, हम एक एक करके आपको मौका देंगे, वरना आप माइक खोल के बात कर सकते हैं जी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो आज का टॉपिक है, या इवन कोई भी सवाल है। मेरे से सवाल है या डॉक्टर साहब से सवाल है? निसार साहब से है, निसार साहब साहिबा से है, तो वो जी सर। जवाब। जी आसिफ साहब, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मसला मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ ये प्रॉब्लम आता है कि हमारी अगर सीलिंग तैयार हो गई है तो लो टेम्परेचर शुरू हो जाते हैं और हम लोग बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। मगर ये होता है कि उसको वहीं पे ग्राफ्टिंग करें और उसको दूसरी बैग्स में हम लोग शिफ्ट करें, ये हो सकता है। मगर दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज जो हमने अभी तक नहीं किया है। एक्सपोर्ट लेवल में ये आप यकीन करें, जब मेरा ईडीएफ में प्रोजेक्ट हो रहा था तो यही क्वेश्चन था कि भाई नर्सरी एक्सपोर्ट में कैसे हेल्प कर सकती है। आप ये देखें कि नर्सरी से ही, प्लांटिंग मटेरियल से ही आपके ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश होते हैं। आपका ऑर्चर्ड अगर सही इस्टेब्लिश होता है, इन्फेक्टेड नहीं होता है, तो आप समझे एक्सपोर्ट लेवल में आपको फायदा होता है। मगर डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स का टाइम होता है 2 साल 3 साल, और 3 साल में आपको पता है कि फ्रूट ट्री जो है ना वो फ्रूट नहीं देता। सीडलिंग लगाएं तो आप समझे कि 5 से 6 साल लग जाते हैं फ्रूट देने में, और एक्सपोर्ट लेवल अचीव करने में आप समझे कि 8-10 साल लग जाते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई जो नर्सरी यूनिवर्सिटीज या कोई भी इदारा तैयार कर रहा है, वो जो है सेल करे उन ग्रोर्स को भी, ग्रोर्स भी ले। अब मसला मैं आपको बताऊं कि आसिफ साहब क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ये देसी सीडलिंग है ना, ये किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उनको उसकी लेवल का पता नहीं होता, उसके प्रोटोकॉल का पता नहीं होता। वो जाहिर है आपको 60-70 रुपए में पड़ती है, ये आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो लोग इसको प्रेफर नहीं करते। साइकोलॉजी और अवेयरनेस जो है वो जरूरी है, जैसे कि ये सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार के थ्रू हम ये बातें बता रहे हैं। तो ये बात आपकी सही है कि ग्राफ्टिंग भी हमारी अगर उसमें शेड हाउस में हो जाए, उसके बाद हम 2 साल के बाद जाके हम इसको शिफ्ट करें फील्ड में, तो वेल वेल डन। मगर ये कि ये मुश्किल ये होती है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग्स में उसकी रूट ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, हमें जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको मैं कभी दिखाऊंगी, अगर मैं आपको शेयर कर सकी कि हमने जो अभी प्लांट से निकाले थे उसमें रूट्स जो है ना हमारी, वो बिल्कुल राउंड ऑफ हो गई थी, कर्ल हो गई थी। उसका रीजन ये था कि उनको स्पेस चाहिए थी फर्दर ग्रोथ के लिए। तो ये बिल्कुल हो सकता है, मगर ये कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि विद इन अ ईयर इसको शिफ्ट कर लें सॉइल में, उसकी ग्राफ्टिंग वहां पे कर लें, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसके पिट्स की जो है थोड़ा सा मीडिया भी चेंज कर लें, तो ये एक्सपोर्ट लेवल में जाके फायदा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते जी। मैडम, इसमें मेरा क्वेश्चन था आपसे। आपने जो प्लांट है सीड से, वो आपने बनाने का पूरा प्रोसीजर बता दिया है। एक इशू जो आप भी समझती हैं, लेमन कुमार साहब भी शायद इंडोर्स करेंगे, यहाँ पर जो हमारे मैंगो के जो फार्मर्स हैं वो भी ज्यादातर इसको इंडोर्स करेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन की बात है, हमारे फार्मर्स बहुत सारों की शायद कैपेसिटी नहीं होती एक प्रॉपर तरीके से उसको ग्राफ्ट करना या बड करना। ग्राफ्टिंग और बडिंग एक टेक्निक है, एक स्किल है।
देखिए बर्ड ग्राफ्ट का देना शायद लगता है हो सिंपल, सुनने में आसान हो, लेकिन इसकी सही टेक्नोलॉजी और इसका सही जो तरीकाकार है और फिर उसका जो प्रोटोकॉल है वो हमारे बहुत सारे दोस्त फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो बडेड या ग्राफ्टेड जो वुड होती है वो उस तरह से सक्सेसफुल या उतने सालों तक सक्सेसफुल नहीं रहती जितने सालों तक रहनी चाहिए। अब आप एक रॉ प्लांट हमें दे रही हैं बना के, या कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बना के दे रहा है, तो ये जो बडिंग और ग्राफ्टिंग वाला जो मामला है, क्या आपका जो आपने जो प्रेजेंटेशन दी इससे तो ये समझ आई कि शायद वो फार्मर ने खुद ही करनी है एट हिज फार्म, और जहां पर उसने शिफ्ट करा, आप कह रही हैं कि शिफ्ट करने के बाद वो करेगा, जो कि प्रोटोकॉल के मुताबिक ही होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। बट ये एक अगेन एक चैलेंज बन जाएगा हमारे फार्मर्स के लिए। फिर उन लोगों की ट्रेनिंग्स वहां पर जो फार्म मैनेजर है या माली है या जो भी बंदा रेलिवेंट है उसकी फिर ट्रेनिंग भी सारी बातें करवानी पड़ेगी, और फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं सही तरीके से, नहीं करते, चीजों का ख्याल रखते हैं, और फिर सक्सेस रेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें क्या कंप्रोमाइज नहीं हो जाएंगी इसमें? जी खबर साहब, बिल्कुल आपकी ये बात सही है और ये मेन इशू भी है। ये प्रोटोकॉल में ये है कि आप ग्राफ्टिंग भी करें, 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद ग्राफ्टिंग कर लें। हम लोग सिंध वाले कहते हैं या पंजाब में, मुझे नहीं पता, मगर ये कि हम लोग पहले ट्रेंड ये होता था कि भाई साल के बाद हम लोग जो है ग्राफ्टिंग करते थे। मगर आप यकीन करें कि ग्राफ्टिंग वैसे शेड हाउस में ही हो जानी चाहिए, पौधा आपका वहां पे ही तैयार होके निकले। मेरा सिर्फ मकसद ये आता है कि देखें, मैंने फॉर एग्जांपल जून में लगाया, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में चले मैं ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ग्राफ्टिंग के बाद देखें आपका जो अगले मंथ आते हैं वो लो टेम्परेचर वाले थे। ग्राफ्टिंग के बाद मैंने 3 महीने उसको शेड हाउस में ही रखना है। और हम लोग क्या करते हैं सिंध में, करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग नहीं कि चलेगी, इसमें इसमें चलेगी टॉप ग्राफ्टिंग, जो कि आप सीधा बीच में कट देके उसमें सिर्फ साइन लगा दें तो वो आपकी टॉप ग्राफ्टिंग हो जाएगी। सबसे बेटर यही होता है कि आप टॉप ग्राफ्टिंग उसमें कर लें। मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ कि 3-4 महीने के बाद आप ग्राफ्टिंग उसमें कर लें। और दूसरी बात मैं आपको एक ये थोड़ी सी नई बताती हूँ कि मैंने एक, ये समझे कि मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने इसको रिसर्च करवाई थी, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का मकसद यह है कि पौधा जैसे ही निकलता है, वो 3-4 दिन का होता है या 7 दिन का होता है, विद इन अ मंथ हमने उसकी ग्राफ्टिंग कर दी। और आप यकीन करें उसमें हमें सक्सेस आई। तकरीबन हमारे जो है ना 10 पौधे जो है ना एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से सक्सेस हुए, क्योंकि हमने 50 लगाए थे। मगर जाहिर है हमारा हाथ कच्चा था, पौधे बिल्कुल छोटे थे, उसमें ग्राफ्टिंग करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था और फर्स्ट टाइम कर रहे थे, मगर ये अचीवमेंट थी। और ये समझ में आई कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग वाले पौधे हाई डेंसिटी के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप उसको छोटे यंग प्लांट को ही आप ग्राफ्ट कर रहे हैं। 1 हफ्ते वाला कितना पौधा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, उसका डायामीटर ही नहीं होता वो स्टेम का। उसमें करें तो हमारे हाथ भी वो हिल रहे थे, मगर ये कि हम लोग कर गए, प्रैक्टिस की और रिसर्च की इस पे, तो हमारे काफी पौधे निकल भी आए। मगर उससे क्या होगा, आपकी जो कैनोपी हाई डेंसिटी में बनती है वो सही हो जाएगी। मगर जो आप पॉइंट कह रहे हैं वो ये है कि टॉप ग्राफ्टिंग कर देनी चाहिए, वहीं पे ही कर देनी चाहिए। मगर उससे क्या होता है कि आपकी जो सक्सेस है, आप जो कह रहे हैं ना कि भाई ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट, हर गिरोर के पास ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी कभी कभी वहीं से मंगवाते हैं, उनके पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, बडिंग भी करके देते हैं, ग्राफ्टिंग भी करके देते हैं। और समटाइम्स पता होता है कि ये बंदा अच्छा करता है, हम लोग पैसों से बुलवा भी लेते हैं। मगर ये कि हमारे माली, हमारे हार्टिकल्चर के खुद एक्सपर्ट हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो भी कर देते हैं, हम उनको भी भेज देते हैं। ये मसला नहीं होता, क्योंकि ग्राफ्टिंग में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। कि भाई जैसे हम लोग आलू को काटते हैं, तो भाई पहली दफा हम स्लो स्लो काटते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड आ जाती है। तो ग्राफ्टिंग में ये होता है कि टॉप ग्राफ्टिंग में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने वेज शेप कट देना है साइन पे, और वो जैसे ही प्रैक्टिस होती है वो हो जाता है, उसकी मेयरमेंट्स होती है बस, और कुछ नहीं होता। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो कि हमारे खबर farmers के साहब साथ एक्सक्यूज मी, खबर साहब एक्सक्यूज जी मी, हाँ सर मैं सबसे अपोलोजाइज करूंगा जिनके हाथ हैंड रेज्ड हुए हैं। मैं आसिफ अली साहब की बात को जरा आगे लेकर चलना चाहता हूं। आसिफ साहब ने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया। ऑस्ट्रेलिया का माइंड सेट और पाकिस्तान माइंड सेट में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं सुबह को उठकर फैसला करता हूं मैंने बाग लगाना है, और ऑस्ट्रेलिया साल पहले सोचते हैं। अब जो नर्सरी की प्लांट्स अवेलेबिलिटी है, क्लास के सर्टिफाइड प्लांट्स की अवेलेबिलिटी, दे नीड अ टाइम।
और आप बहुत बेहतर जानते हैं मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद को, MIR मुल्तान को, फैसलाबाद को, ये तैयार, अगर हम इनसे कहें कि भाई मुझे एक साल के बाद 50 प्लांट चाहिए या 100 प्लांट चाहिए, उनके लिए इजी होता है नर्सरी तैयार करना। बिल्कुल और मैं प्रेशराइज करके जब प्लांट्स लेता हूँ, फिर हमें नर्सरी अच्छी नहीं मिलती, सर्टिफाइड प्लांट्स अच्छे नहीं मिलते। ये सिस्टम के में मैं कहता हूँ कहीं गैप्स हैं, जिसकी वजह से हम, मेरे फार्मर को अच्छे प्लांट्स नहीं मिल पाते। ये नहीं है कि हम काम नहीं करते, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल जरूर अच्छी हैं, लेकिन वैसा माइंडसेट भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खबर खबर में खबर थैंक यू। हमारे साथ ही डॉक्टर अजीम साहब हैं। डॉक्टर अजीम साहब का थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं। बहुत सारे लोग खैर वो उनको जानते हैं वैसे, लेकिन डॉक्टर अजीम साहब ने रिसेंटली पीएच टेक को एज अ एग्री कंसल्टेंट ज्वाइन किया है। तो हम उनको मौका देते हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। सर प्लीज आप बात करिए। Assalamualaikum everyone और पर्टिकुलरली डॉक्टर नूरुन साहब, क्योंकि हम बड़ा पुराना जानते हैं एक दूसरे को, मेरा आना जाना भी रहा है और आई नो और हार्ड वर्किंग शी इज लैम कुमार का इनके साथ भी। और पर चांस मैं जब NARC में था तो मैं इसका फोकल पर्सन भी रहा हूँ प्रोजेक्ट्स का, ये मैंगो और उसके बाद सिट्रस और डेयरी वाला 3 प्रोजेक्ट थे ये। तो डायरेक्टली तो मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़रा कम थी, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज थी रिसर्च की, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आती थी। मैं पार्टली पार्टिसिपेट भी करता था, लेकिन चूंकि प्रोविंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूट थे वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। जिस तरह सिंध में अभी टंडोजाम और शुजाबाद गफ्फार साहब थे, और जो कोऑर्डिनेशन में थे वो हमारे फैसल थे यस NARC से। तो अच्छा, तो उसमें मैडम को पता है, तो बेसिकली हमने कुछ नर्सरी, क्योंकि ये भी बड़ा अहम पॉइंट टीपू साहब ने, आसफ साहब ने वो रेज किया था, क्योंकि नर्सरी एक बड़ा अहम पार्ट है। और इसके बाद रहीम साहब ने भी इसी पे बात की। तो ये फिर जो उन्होंने बात की ना कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं, तो ये हुई थी। और जो नर्सरीज जो है बहुत बड़ी स्केल की रहीम यार खां या मुल्तान के एरिया में बनी भी थी। मुझे नहीं पता, मैं वैसे पूछना चाहूंगा, ये हमारे जो कुलीग हैं और खास तौर पे आसफ साहब को जरूर पता होगा कि वो उस वहाँ वो पूरे प्रोटोकॉल, क्योंकि उनको ले जाके एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, मीडियम टर्म ट्रेनिंग जो थी ऑस्ट्रेलिया में दी गई थी। और फिर वो प्रोटोकॉल मैंने जाके देखे भी थे शुजाबाद फार्म के ऊपर भी, वही एग्जैक्ट प्रोटोकॉल जो फॉलो करवाए थे, जो भी मैडम नूरुल साहब ने प्रेजेंट भी किए हैं। और इन्होंने हमें, वो हमारी मेमोरी भी रिकॉर्ड हुई और वो सारे प्रोटोकॉल हमें दोबारा मैंने वो नोट भी किए, हमारे सामने गया, और ये बड़े कम्प्रीहेंसिव थे। और साफ ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है, तो प्रोजेक्ट में ये होता है कि आप एक्सपर्टीज डेवलप करें ऑस्ट्रेलिया ले जाके, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, प्रोजेक्ट में ही मैनेज हो सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो फिर उसमें शौकत साहब भी थे, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं, उन्होंने भी एक नर्सरी प्राइवेटली वहाँ मुल्तान के करीब, और मैंने वो भी जाके देखी थी कि वहाँ भी उन्होंने काफ़ी हद तक, 100% तो नहीं, काफ़ी हद तक प्रोटोकॉल फॉलो किए थे। तो मैंने कहा हमारे जो मेजर ऑर्चर्ड एरिया है साउथ पंजाब का, मुल्तान या बहावलपुर या रहीम यार का, ये जो हमारे यहाँ से जो लोग, और पर्टिकुलरली टीपू साहब, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, और हम इनकी, इनसे बहुत सारा लोग मुस्तफीद होते हैं। इनकी जो अपनी एक ऐप्स भी है, तो मैं भी उस ऐप से हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ कि बहुत एक्टिव है। तो ये जरा थोड़ा सा अगर बताएं ना, क्योंकि ही नोज कि नर्सरी जो थी स्टैंडर्ड नर्सरी डेवलपमेंट के हवाले से, या मैडम नूरुल साहब बताएं कि क्या वो प्रोटोकॉल जो सीखे थे, क्या सिंध में अब कोई एक आध नर्सरी है तो वो कौन सी है, और वो किस स्केल पे वो ये प्लांट जो है इसी प्रोटोकॉल से डेवलप कर रहे हैं, और वो फिर उसका फर्क क्या है हाई डेंसिटी आर्चर्ड में। अगर ये थोड़ा बता सकें, मैं कई सारे सवाल इकट्ठे कर दिए मैं चाह नहीं रहा, लेकिन एनीवे चूंकि टीपू साहब जानते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी आर्चर्ड या स्मॉल आर्चर्ड स्कीम को भी इन्होंने बेतहाशा विजिट करते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं। तो अगर ये देखें कि इसका इम्पैक्ट फिर क्या है, यानी नर्सरी के प्लांट भी ठीक हो, जैसे मैडम ने कहा कि अगर एक हफ्ते का 2 हफ्ते के प्लांट में वो ग्राफ्टिंग कर दी जाए तो वो बेस्ट है फॉर हाई डेंसिटी आर्चर्ड। तो मेरा ख्याल है जो भी हमारे आसफ साहब या दूसरे कोई भी जो कुलीग हैं, अगर वो बताया कि जी कितनी ये नर्सरियाँ बनी और क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं और कितनी स्केल पे हो रहे हैं, और यही सवाल रहीम साहब का भी था, वो भी आंसर हो जाएगा कि जी कहाँ अवेलेबल है ये प्लान।
अगर नहीं हो रही, वो फॉलो अप नहीं हो रहा, तो नॉलेज मौजूद है, तो फिर हम PHDC में देख सकते हैं कि हम इसको दोबारा इसकी रिवाइवल के लिए, इसको रीवैम्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो फिर एक कंसल्टेशन हमारी होगी उस इशू के ऊपर, जो कि है बड़ा अहम। और उसके बाद हाई डेंसिटी को लिंक करें। हाई डेंसिटी में कैनोपी मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। आप ड्वार्फ रखते हैं पौधों को, और उसके बाद आपकी रीच होती है, और वो जो माल फॉर्मेशन और वो जो दूसरा मसाइल एफर्ट के हैं, या और बहुत सारे जो अदर अदर इश्यूज हैं, वो रिलेटिवली मैनेज करने आसान होते हैं, और क्वालिटी मैंगो जो है हार्वेस्ट किया जा सकता है एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल है एक्सपोर्ट। तो हमने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक्सपोर्ट के हवाले से वो डेवलप करवाना है। साहब ज़रा यही जो लोग यहाँ बैठे हैं इनसे करवाना है, फार्मर से करवाना है, और जो बीच में आई मीन जो सर्विस प्रोवाइडर उनसे करवाना है। तो इस पे ज़रा टीपू साहब या और कोई अगर इस बैकग्राउंड से उसको बताना चाहे तो हमारे लिए बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच। जी मैं बोल सकता हूँ खबर साहब? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीम साहब आपका और कम्प्लीमेंट का। अच्छा ये बिल्कुल हमने प्राइवेटली अभी भी नर्सरीज मौजूद हैं और हमने करवाई थी, और एक हमारे बिल्कुल डायरेक्ट उसमें थी। 1 लाख प्लांट्स थे उसमें, 16 शेड्स थे तकरीबन, जो है ना वो हर शेड में 7 से 8 हज़ार पौधा था। अच्छा वो पौधे जब हम आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं लगाते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना प्रॉब्लम ये आता था, जो 1 साल या सवा साल का पौधा है ना उसमें 50% वो सरवाइव करते थे, और 50% से ज़्यादा उसमें मोर्टेलिटी हो जाती है। अब हमने ये किया है कि उन शेड्स को थोड़ा सा रिड्यूस करके, और अब हम पौधे को नर्सरी में ही ग्राफ्टिंग हर चीज़ मुकम्मल करके, उसको ट्रेंड करके, उससे 2 से ढाई साल का जो अच्छा बेहतरीन पौधा है वो तैयार करके जो है वो हम उन दोस्तों को देते हैं कि जो उसकी चार्जेस को जो है वो बेयर भी कर सकते हैं, और वो हाई डेंसिटी में बेहतरीन चलते भी हैं। तो ट्रेंड पौधा अगर हम लेकर जाएंगे हाई डेंसिटी में, तो वो जो है दी बेस्ट ऑप्शन होगी किसी भी आप प्लांटेशन में जाना चाहें। डॉक्टर कुमार साहब के लिए भी एक क्वेश्चन था, और हम ज़्यादा बात कर रहे हैं मैंगो हॉपर और मालफॉर्मेशन के ऊपर। तो मैंगो हॉपर उनका बिल्कुल क्लियर विजन है कि आपकी अगर हवा और रोशनी का गुजर नहीं है तो पौधे कभी भी जो है वो इंसेक्ट पेस्ट से महफूज नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमें एक लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि हम अपने पौधों को हेज रो सिस्टम के ऊपर ले जाएं। यानी हम नॉर्थ साउथ जो है वो उसको पौधों को डेंस रखें, लेकिन ईस्ट वेस्ट जो है उसमें हम एलीवे छोड़ें, वो भी हमारा एलीवे 5 से 10 फुट होना चाहिए। और ये बहुत सारी जगहों पे हमने एक सिंध में भी किया था, नवाजाबाद फार्म पर। और जब वो उस एलीवे को हमने निकाला और वहां पर हमने देखा कि वहां पे जो भी है स्केल्स की इन्फेस्टेशन कम हो गई, फ्रूट बोरर की कम हो गई, और इवन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंगो हॉपर उसकी भी कम हो गई। तो ये डॉक्टर कुमार साहब को मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ, और वो भी अपनी राय दें कि अगर हम हेजरो सिस्टम पे ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, पौधों के कद को जो है अब हम छोटा रखें। अब हमें 60-70 फुट वाला पौधा जो है वो किसी भी सूरत में फिजिबल नहीं रहेगा। तो हम जितनी भी नई प्लांटेशन करें किसी भी उस डायमेंशन पे करें, कोई भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो, लेकिन वो हेजरो सिस्टम पे होना चाहिए। और उसके पौधों को जो है वो मीडियम डेंसिटी भी हो तो 15 से 20 फुट, उसके से ज्यादा हाइट किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। जी थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर अजीम साहब को मुबारक हो, और हमने डॉक्टर साहब से साथ बहुत अरसा काम भी किया है, तो सर आपको मुबारक हो। और आसफ हयात साहब की सजेशन बिल्कुल वैलिड है कि इस वक्त अभी जो है ना ये टाइम की ज़रूरत है कि हम पौधे जो है ना छोटे रखें, और उनकी जो भी है अपना एरेशन सिस्टम और लाइट का सिस्टम भी मेंटेन करें। अभी भी जितने हमारे बड़े बागात हैं ना उसमें तो बहुत ही ये एक हरकुलेंस टास्क
कर सकते हैं। लेकिन जितने भी छोटे पौधे हैं 5 साल 7 साल तक के, उसकी हमारी इसमें यही कोशिश है कि इसमें एरेशन सिस्टम और लाइट का सिस्टम मेंटेन करें और ऊपर की टॉपिंग भी करें, ताकि हमारे जितने भी ये मसाइल हैं वो हल हो सकें। आपने ये वैलिड की, मैंने आपके ये जितने भी लगे हुए हैं प्लांट्स वो देखे नवाज़ाबाद फार्म और दूसरी जगह पे, और बहुत से लोग अभी इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और इसको जो है ना वो चला भी रहे हैं। पहले तो कुछ एकड़, तो अभी तो सैकड़ों की तादाद में ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो रही है और हमारा फ्यूचर भी अभी यही बन रहा है। इससे ये है कि हमें हर जो भी बायोफैक्टर बायोफैक्टर से हम बच सकते हैं, और ये जो है ना फ्रूट की क्वालिटी और हमारे जो है हर तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और अपनी बीमारी से, इंसेक्ट पेस्ट से, सब चीज़ों से बचा भी सकते हैं। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया लेमन कुमार साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप जी, कमांडर सलीम साहब, सर आप जी introduce करना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल लीमो साहब से है कि जो पुराने बागात हैं, जिस तरह हमारा तकरीबन 50 साल और दरख्त बहुत बड़े हैं, तो इसको किस तरह हम इसकी वो अगर छांटी करते हैं तो अगले साल उसका वो नहीं होगा, आपकी फ्रूटिंग इतनी नहीं होगी। सर असल में ये है कि अगर आपको बड़े पौधों को मेंटेन करना है तो कम से कम आपको 2 साल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम टॉपिंग करेंगे तो वो यकीनन आपको पहले साल और दूसरे साल वो फ्रूटिंग नहीं देगी। लेकिन अगर तीसरे साल पे आप जाएंगे तो ये 2 साल की जितनी भी आपका जो लॉस होगा ना वो आपको कंपनसेट करके देगा थर्ड ईयर में, क्योंकि उसकी जी 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 बोले बोले जी। हाँ, तो वो आपको करने देगा। लेकिन मसला ये है कि जो बड़े बागात हैं ना, उसको हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको किस तरह से मेंटेन करें। हमने ये तजुर्बात करके देखे हैं अपने बागात में। हम जितनी टॉपिंग है ना, उसको ग्रेजुअली हमें नीचे लाना पड़ता है। हम एकदम से अगर 60 साल के पौधे को, 60-70 फुट पौधे को अगर हम 40 पे लाएं तो 30 या 25 फुट अगर हम काटेंगे तो नीचे हमारे जितने भी ब्रांचेस है उसको सारा नुकसान होता है। और वो इतना नुकसान होता है कि इतना नुकसान उससे नहीं होता है जितना वो नीचे गिरने से और बागात जो साइड में जो प्लांट है उसका नुकसान होता है। क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, हमारे पास ये अप्रोच ही नहीं है कि ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या आलात हो जिससे हम ये ऊपर से टॉपिंग कर सकें। तो ये सिर्फ वैलिड है कि हमारे 10 साल से कम उम्र के जितने भी पौधे हैं उसमें तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े पौधे हैं उसमें अगर हम करेंगे तो फिर 2 साल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा और ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा सर। अभी हम जो कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि छोटे सैपलिंग्स लगा रहे हैं इन बिटवीन, ताकि ये बड़े हों और फिर हम उनको वो काट सकें बड़े पौधों को, और इनकी स्पेसिंग भी, क्योंकि ये पुराने 45 फीट पर लगे हुए थे, तो इनकी स्पेसिंग भी थोड़ी हम कम कर रहे हैं। सर वो बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन आप देखें जो भी हम चक्की लगाते हैं उसमें रोशनी जरूरी है। अगर रोशनी नहीं होगी तो वो आपका जो पौधा है इतना जो है ना उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश ये करें कि जिस साइड पे आपने पौधे लगाए वहां से कम से कम आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि वहां से रोशनी का गुजर हो और रोशनी पौधे जो नई चेक आपकी प्लांट है उसको रोशनी लगे तो वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप साए में करेंगे तो आप देखेंगे वो 2 साल तक वहीं पौधा खड़ा होता है, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। दैट इज अ हरक्यूलिन टास्क। यस और यस। मैं इसमें एक चीज ऐड करनी चाहूंगा। जी कमांडर साहब, मैं पिछले साल मुजफ्फरगढ़ में बागात के विजिट पर था, तो मैंने एक बाग देखा इसी तरह। बहुत बहुत बड़े पुराने पुराने पौधे थे, बहुत हाइट थी उनकी। तो मैंने पूछा कि ये आपके कुछ पौधे हैं, ये कम हाइट क्यों है? तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो 25-30 मरबे का बाग है, हम एट वंस तो उसको नहीं कर सकते थे। तो हमने एक पौधा किया, दो छोड़े, फिर एक किया, दो छोड़े, फिर एक किया, दो छोड़े। अब हमें, जैसे कुमार लेमन साहब ने कहा है कि वो हमें साल 2 साल में फल देना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर दैट फिर हम नेक्स्ट पौधे को टच करेंगे। देखें, हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू अवर ओन प्रॉब्लम। अगर वो हम मौजूद तौर पर कोई डेवलप कर ले तो हमारा फायदा उसमें हो जाता है। थैंक यू। सही कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू खान साहब फॉर योर इनपुट। मेरी क्वेश्चन। जी राशिद मुस्तफा साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? मैं डॉक्टर नूर निसार साहब से भी क्वेश्चन है और डॉक्टर लीमन साहब से भी क्वेश्चन है। मैडम ने कहा कि
हम आवाज हाँ जी आप बोलें प्लीज, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, मैडम ने कहा कि हम देसी की भी लगाते हैं, जो बोलते हैं सीड लगाते हैं, और जो ग्राफ्टेड वैरायटीज वो भी लगाते हैं। अगर हम देसी की लगाएं तो उससे क्या फायद होंगे, और अगर हम ग्राफ्टेड वैरायटीज की सीड लगाएं तो उससे क्या फायद होंगे? लीमन साहब के ये क्वेश्चन है मेरा। सर, हम इतनी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें तो हम कैसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हम जो हमारे अभी उतर रहा है, क्रॉप उतरेगा, तो हम कैसे करेंगे? और दूसरी बात यह है कि प्रूनिंग हमारे पास नहीं होती प्रॉपर। प्रूनिंग होगी तो ये सारी चीजें जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में नहीं होंगी। तो चौथी बात ये है कि हमारे हैदराबाद डिवीजन में और मीरपुर खास डिवीजन में हमारे गांव के गांव ऐसे हैं जो जिनके रहवासी जो हैं वो बडिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं मुख्तलिफ जो भी उनके करीब हैं, वो मतलब मना हुनरमंद बंदे हैं। तो अगर हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें तो काफी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो वाकई आपकी बात सही है कि अब हम इस साल तो तकरीबन 8 से 10 स्प्रे कर चुके हैं, और बहुत ही वो जो है वो जहर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, सो दुनिया में बिल्कुल बैन भी हम कर रहे हैं। तो ये वाकई एक इशू होगा हमारे लिए कि हम एक्सपोर्ट में ये इशू आएगा हमारे पास, जब इसकी MRL होगी लेवल, तो ये चीजें हमारे सामने हमें फेस करना पड़ेंगी। और इसमें हमें जो है ना वो हो सकता है कि हमें कोई ऐसी भी कोई कंट्री हो कि ताकि वो कहे कि जी नहीं, आपके इसमें ये रेजिडुअल इफेक्ट इतना है, और ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि SLP प्रोजेक्ट के थ्रू हमने बहुत सी ट्रेनिंग्स कराई थी। नर्सरी बडिंग की भी कराई थी, मीरपुर खास इदारे में भी कराई थी, टंडोजाम में भी कराई थी, और बल्कि ग्रोवर्स फार्म पे जाके हमने वो भी ट्रेनिंग्स कराई हैं, और वो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट भी हैं। और लेकिन उसको अरसा दराज हो गया है, और आपको पता है कि जो बडर्स या जो ग्राफ्टर होते हैं वो इतना अरसा वो ग्रोवर्स के पास प्राइवेटली तौर पे इतने रहते भी नहीं है, फिर चले जाते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक क्लस्टर अप्रोच होनी चाहिए, 8 8 10 10 आर्चर्स के जो अच्छे अच्छे आर्चर्स हैं उनके बर्डर जो है बुला के उनको एक ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा क्वेश्चन वो तो डॉक्टर साहिबा नूरुन्निसा साहब को आपको बताएगी जो है अपना नर्सरी के हवाले से, लेकिन मेरा सिर्फ ये इसका रिएक्शन होगा कि आप जो भी वैरायटी होगी आप इंडिजीनियस वो आपकी देसी होगी। आप लंगड़ा लगाएं देसी होगी, देसी लगाएं लंगड़ा होगी, लेकिन असल मसला ये है कि जो मदर प्लांट है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना होना चाहिए। और जहाँ पे हम सीड लें, हमारे पास तो एक अलमिया है कि हम सीड लेते हैं बैगर से जो शहरों से लेके, और वो कलेक्ट करते हैं, वो उनकी कोई सैनिटेशन नहीं होती है, उसमें फंगस लगे होते हैं, वो ही लेके हम आके नर्सरी में लगाते हैं। तो जब हेल्दी मदर होगी तो उसके बच्चे भी हेल्दी होंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने बागात में 2 4 5 ऐसे दरख्त रखें, और उसकी फ्रूट्स लें, और अपने उसकी नजरदानी में उसको हम जो है ना मैच्योर करके उसका फ्रूट खाएं, और उसके जो है सीड वो रखें, और उसको हम अपनी नर्सरी के लिए इस्तेमाल करें, तो ये बेहतर होगा। जी मोहम्मद राशिद, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी यहाँ पे कि देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हम लोग ग्राफ्टिंग करते क्यों हैं? ग्राफ्टिंग हम इसी वजह से करते हैं कि अगर आप सिंदड़ी का सीड लगाएं या देसी का सीड लगाएं, लेमन साहब की ये बात सही है कि वो देसी होता है, हम उसको कहते हैं कि देसी है, क्योंकि हम फिर उसी वैरायटी का जो हमें वैरायटी चाहिए उसका कलम लगाते हैं। अब मसला ये लगाया जाता है वो होता है रूट स्टॉक। अब हम जो ये नर्सरी बेसिकली इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो क्या है, रूट स्टॉक सीडलिंग्स कर रहे हैं, यानी कि रूट स्टॉक वो जिसपे हमने कलम लगाना है, जिसपे हमने ग्राफ्टिंग करनी है। अब हमने क्या किया था, मैंने जो बात की थी कि हमने ग्राफ्टेड वालों से भी लिया, देसी वालों से भी लिया। इसका मकसद ये था कि जो सिंदड़ी है, ये चौसा है, उसका भी हमने सीड लिया था रिसर्च पर्पज के लिए, और हमने देसी जिसपे कभी ग्राफ्टिंग हुई नहीं थी वो भी हमने लिया। उसको स्टडी करने के बाद ये हमें पता चला कि जो एक्चुअल देसी है उसका रूट स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा गया, उसकी रूट ग्रोथ बहुत अच्छी गई, उसका क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा गया, उसकी सीडलिंग विगर इंडेक्स बहुत अच्छी गई। तो मतलब ये है कि
ग्राफ्टेड वाली लेते हैं तो वो उसका थोड़ा सा रूट स्टॉक, जो उसकी रूट ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। मगर ये कि वो भी देसी जाके होता है, मगर एक्चुअल जो सोर्स है जो बिल्कुल देसी है उसको आप कंपेयर करेंगे वो बेटर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर क्लैरिफिकेशन के देसी के ऊपर क्या रिजल्ट्स रहे, और आपने अपनी रिसर्च भी शेयर की और अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन। हम आगे बढ़ते हैं जी। फैसल हयात HBL जरई से हमारे साथ हैं जी। आप अपना माइक खोलिएगा और बात करिएगा प्लीज। वालेकुम शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। मैं सर यहाँ पे एक इशू के बारे में बात करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा टाइम हम टेक्निकल नॉलेज और नर्सरी की टेक्निक के ऊपर दे रहे हैं, तो ये सर मैं मुख्तलिफ लिटरेचर भी देखता रहता हूँ, फील्ड में भी इंटरेक्शन होता रहता है। तो सर जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्रीज आ रही हैं, चाहे फंजीसाइड्स हैं या चाहे पेस्टिसाइड हैं, तो सर हमारे जो बागात के लिटरेचर हैं उनका लिटरेचर इतना अपडेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू जिस तरह की हमारी जो फसलें हैं, जिस तरह एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है, उनके लिटरेचर डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। तो सर नई केमिस्ट्रीज आती रहती हैं जो कि मतलब बहुत अच्छी एडवांस केमिस्ट्रीज हैं। तो सर हमें अपने जो मतलब जिस तरह हॉपर का मसला है, या तो सर हमें अपने किसानों को नई केमिस्ट्री से भी मुतारफ करवाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर मतलब कंट्रोल आएगा हमारा। जी फैसल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर नई केमिस्ट्री भी तो हमें हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे ना सर। हमारे एक्सपर्ट्स के पास जो अपडेटेड नॉलेज है रिगार्डिंग अपने जो बागात हैं हमारे, उनको मैनेज करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं। जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से जो भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, और उनकी एक्सपर्टीज को दुनिया मानती है, की एक्सपर्टीज से लोग फायदा भी उठा रहे हैं। जिस तरह लीमन कमार शाह हैं, जिस तरह डॉक्टर नूर साहब हैं, जिस तरह डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, ये वो लोग हैं जो जिनकी हदायत के ऊपर लोग अमल करके फायदा उठा रहे हैं। तो इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हमने आज भी कोशिश की आपके साथ शेयर कर दें। बाकी इसके अलावा जो सर मॉडर्न। जी 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 लीमन साहब हाँ आप। सर एक जमाना था कि हम सिर्फ अमेडा क्लोरोपिड और अपना बाइफेंथ्रिन और लैम्डा इस्तेमाल करते थे 50 ml, और उससे कम 1 साल में स्प्रे करते थे, और बहुत तो करते ही नहीं थे। आगे चल के इस वक्त ये कि बहुत सी नई केमिस्ट्री आ गई है, जैसे क्लोथिडीन है, अपना डाइन्यूटिफिरान है, और इससे भी आगे जो है अभी तो लोग जो है ना वो डाइमेथियोर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद पता नहीं क्या क्या बैन एटम जो है, केमिस्ट्री बैन है दुनिया में, वो भी अभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये जो इदारों का काम है, और वो इदारे कर भी रहे हैं, वो ब्रोशर दे रहे हैं लोगों को सेमिनार के थ्रू, जैसे आपकी ये कावश है कि PhD सी भी कर रही हैं, हमारे इदारे भी कर रहे हैं, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। लेकिन असल मसला है कि उसकी अपना फॉलो अप का मकसद ये है कि हमारे इदारों का काम है जाके बागात में वो ट्रायल करके दिखाएं कि ये कंट्रोल है। देखें, सिर्फ हम जो है ना वो डिपेंडेंट केमिस्ट्री पे ना आए, हम जो है ना पेस्टिसाइड पे ना आए। हमारी कोशिश और जो है ना कोर इश्यूज पे भी आना चाहिए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं और इसका कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कहें कि हमें दवाई खानी है और हमें जो है ना बाकी सब कुछ खाना है और उसके साथ दवाई भी खानी है तो कंट्रोल हो जाएगी बीमारी, ऐसे नहीं है। हमें कोर इश्यूज को देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कोर इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से ये हो रहे हैं चीजें, और फिर हमें जो है ना नई केमिस्ट्री की तरफ भी। आजकल जितनी नई केमिस्ट्री आ रही हैं माशाल्लाह, वो जो है ना वो अपना जो है वो इको फ्रेंडली भी हैं, और वो इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों को आगाही नहीं है तो वो ऐसे भी जहर इस्तेमाल करें जो दुनिया में बैन है। मैं इनकी बात को ना सेकंड करूंगा कुमार साहब की। ये बहुत अच्छी बात है। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मिसगाइड हो रहे थे कि इसका प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे थे इंसेक्ट पेस्ट का। बीमारियों का जितनी भी हमारी डिजीज है उनका तो प्रिवेंटिव ही सबसे बेस्ट इलाज होता है। लेकिन जब तक आपका पेस्ट मौजूद नहीं है और उसकी वो मुआशी नुकसान की हद तक नहीं पहुंचा, आप उससे पहले स्प्रे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसका प्रिवेंटिव तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मैंने ये देखा लोगों ने तीन तीन स्प्रे तो हॉपर आने से पहले कर दी है, और फिर सात छः छः स्प्रे मजीद कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि ये लोग जो है ना ये मिसगाइड हुए किसी वजह से भी, जैसे भी हुए, और उसकी वजह से जो इसकी इन्फेस्टेशन जो है ना वो बढ़ रही है। हमें अपने बाग के माहौल को बेहतर करना है। वहाँ पे यूजफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं,
तो उनको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक और बहुत पंजाब में भी था और सिंध में भी अब शुरू हो गया था कि जी वो सर्दियों में ऐसे स्प्रे कर दें, ये करें वो करें। तो इससे भी जो है ना, मैंने ये देखा है कि वो तेला इतना नहीं कंट्रोल हो रहा था जितने हम यूजफुल इंसेक्ट को जो है ना वो मार रहे थे। तो हमें जो है बिल्कुल इससे एक स्टेप और आगे जाना है और हमें बहुत सेफ प्रोडक्ट की तरफ जाना है। और जो खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। नो डाउट एक दिन हमें बहुत सारा मरा हुआ नजर आता है, 2 दिन नजर आता है, तीसरे दिन फिर वही इन्फेस्टेशन आ जाती है। तो इसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है। थैंक यू कुमार साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। इसका यही तरीकाकार है जो हम अपने हर वेबिनार में या इवेंट में कहते हैं कि आप हमेशा किसी मुस्तनिद ज़राए अस्सलाम से अपनी एक्सपर्टीज लें, उनसे मशवरा करें। हर बंदे से मशवरा करने से बेहतर है कि ये इंफॉर्मेशन, मेरा नहीं ख्याल कि अब इतनी मुश्किल है। जिस तरह लीमन कुमार साहब का नंबर है, आपका नंबर लोगों के पास है। ये रिसर्च के इदारे मौजूद हैं, सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके जो उनकी तरफ से हिदायत हो उसी के ऊपर अमल करते हुए अपने बागात को मैनेज करना चाहिए। तो मेरा ख्याल इससे बेहतर कोई और तजवीज़ नहीं हो सकती। गुलाम सरवर साहब हैं जी हमारे साथ, आप बात करना चाह रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम वाले। नूर से क्वेश्चन है कि जो हेल्दी नर्सरी के लिए ज़्यादातर हमारे यहाँ प्राइवेट नर्सरी वाले जो लोग हैं वो नर्सरी ग्रो करते हैं। तो उनके लिए क्या है कि रोकना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन में ही लगा देते हैं नर्सरी। तो उनके लिए, उनको रोकने के लिए ज़्यादातर जो ग्रोवर हैं उनसे नर्सरी बाय करते हैं, और वो जो बात फिर रह जाती है कि वो कैसे कंट्रोल हो जाए, उनके लिए क्या करना। वो तो जी थैंक यू। मैं अगर अपनी राय दूं तो वो उनके लिए तो यही हो सकता है कि वो जो स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उनको फॉलो करें। बट डॉक्टर नूर पता नहीं उसमें क्या कर सकती हैं गाइड करने के अलावा। डॉक्टर साहब आप बताइएगा अच्छा तो। गुलाम सरवर, पहली बात तो ये कि देखें, ये कोई लीगल रूल नहीं है कि मैं इनको रोक सकूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम ये कर सकते हैं, जैसे ये अभी सेमिनार हो रहा है उसके थ्रू बता रहे हैं कि भाई आप एसओपीज फॉलो करें, प्रोटोकॉल फॉलो करके करें। तो ये मतलब ये इसी तरह से होता है कि आप बताते जाएंगे किस तरह से आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मगर ये नहीं कर सकते कि भाई जाके हम उनकी नर्सरी को रुकवा दें, स्टॉप करवा दें। मगर ये कि काउंसलिंग हो, वहाँ पे विजिट करें, सर्वेस हों और सेमिनार्स हो, उनसे उनके थ्रू जो है हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। रेगुलेशन जो है वो जारी बात है, उसका एक अपना तरीकाकार है। और स्वयं गाइड करने के मेरा नहीं ख्याल के इनके डोमेन में कुछ आता है। बहुत शुक्रिया जी। हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। सिकंदर अली मांद्रो साहब हैं हमारे साथ। आप प्लीज अपना माइक खोलिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी सिकंदर जी साहब जी बात जी। करें प्लीज आप। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, तो मैं सिंध का आपको, और मेरा क्वेश्चन ये है, तो मेरा इलाका है रूरल एरिया में, विलेज है मेरा। उधर दो तीन जो है फूल उसके जो मैंगो है और ओलिव जैतून है, अभी वो खत्म हो गए हैं। अभी ये मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, तो जो इसमें आप प्लांटेशन के लिए कहते हैं, उसके लिए हमारे को जो पार्टी असाइनमेंट वगैरह जो है तो सेंड करना। तो इसमें मैं प्लांटेशन के लिए और फिनेंशियल सपोर्ट आपकी होगी या आप मैं खुद कर लूंगा? डॉक्टर साहब मुझे और समझ नहीं आई सवाल की सही तरीके से। फाइनेंशियल सपोर्ट की सिर्फ लफ्ज समझ आया। अगर कोई मुझे गाइड कर दे तो मैं इसके ऊपर जवाब दे दूं, और लीमन कुमार साहब इसके ऊपर कोई बात कर सके तो मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि साईं कहता है कि मैंने जो पौधे लगाए थे ओलिव के और मैंगो के वो खत्म हो गए हैं, जल गए हैं। पहले तो ये कि जो जिस सॉइल में आपने लगाए हैं उसकी हमें पता नहीं कि किस एरिया में है और वहाँ की सॉइल कंडीशंस या पीएच या ईसी वगैरह क्या है और पानी की क्या पोजीशन है, ताकि वो जो पौधे लगे हैं और खत्म हो गए हैं। एक तो ये बात है। अगर आप कोई आगे पौधा लगाना चाहते हैं तो मीरपुर खास में हमारे इदारे हैं, उनसे आप जो है कांटेक्ट रखें। जरी यूनिवर्सिटी टंडोजाम है, एग्रीकल्चर रिसर्च टंडोजाम है, सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर मीरपुर खास है।
आप इन इदारों से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो आपको अपनी जमीन देख के और सारी एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन सा पौधा आपकी जमीन में सूट करता है, अगर और किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप जब भी कोई प्लान करें, चाहे नया बाग लगाना है या पुराने बागात को इवन मैनेज करने के लिए, आप एक्सपर्ट से ओपिनियन जरूर लें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक्सपर्ट्स के नंबर हम अभी भी शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, आपके साथ अभी आ जाते हैं नंबर, आप वो नंबर जरूर ले लें। जब भी कोई भी बंदा किसी नए बाग की तरफ जा रहा है या एग्जिस्टिंग बाग के अंदर कोई इशू आप लोग फेस कर रहे हैं, कोई आपको नया नया प्रॉब्लम है या पुराना प्रॉब्लम अगर आप लोगों के सामने आता है, तो बजाय इसके कि आप किसी भी बंदे से बात करके उससे मशवरा करके उसको खुद से शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं होता। और इसी वजह से हमारे लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है। तो मेरी गुजारिश ये होगी, जो मुस्तनिद इदारे हैं, अगर सिंध के लोग हैं तो सिंध के अंदर जो सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह लीमन कुमार साहब को हमने आज ऑन बोर्ड लिया, डॉक्टर नूर साहिबा हैं, या जो बाकी लोग हैं, हम अभी चैट बॉक्स के अंदर उनके नंबर शेयर कर देते हैं। प्लीज उनके नंबर सेव करें। जो आम के बागबान हैं, जो आम के काश्तकार हैं, प्लीज आप अपने पास अपने मोबाइल में जो आपके एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके नंबर रखें और उनसे बात किया करें, उनसे मशवरा किया करें, उनसे चीजें पूछा करें। ये उन लोगों की ड्यूटी है कि वो आप लोगों को बताएं। देखें, जो सरकार ने इदारे सूबों के अंदर बनाए हुए हैं वो आप लोगों के लिए ही बनाए हुए हैं। तो आप लोग उनके साथ चीजें शेयर करें, उनसे गाइडेंस सीख करें और उनके मशवरे के ऊपर अमल करते हुए अपने मामलात को मैनेज करें, बजाय इसके कि आप किसी स्प्रे बेचने वाले के ऊपर या केमिकल बेचने वाले की बात सुन के और उसकी हिदायत के ऊपर अमल करें, तो फिर नताइज आपके सामने ही होंगे। और जो दूसरी आपने ऑलिव की बात की, कल हमने एक ऑलिव के ऊपर बहुत सेशन किया है। हम ऑलिव के अभी एट मोमेंट अवेलेबल नहीं है, बट जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब में जो एक मुस्तनिद इदारा है सी फूड के नाम से, उनके जो हेड्स हैं उनके नंबर हम चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर देते हैं। आप उनसे बात करें। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ एरियाज में रिसर्च पर्पस के लिए और कुछ रिसर्च से भी बाहर वो निकल गए हैं। उन्होंने कामयाब प्लांटेशन ऑलिव की कर ली हुई है और ऑलिव अभी इमर्जिंग क्रॉप है पाकिस्तान की। तो उसके लिए अगर ऑलिव के ऊपर कोई बंदा, हमारा कोई दोस्त, कोई साहब, कोई भी बागवान, कोई काश्तकार साहब, कोई अगर दिलचस्पी रखता हो, तो आप उनसे बात करें, बजाय किसी और बंदे से बात करने के। आप रेलिवेंट जो ऑलिव के लोग हैं उनसे बात करें, ताकि आपको सही मशवरा मिल सके, सही पौधे मिल सके, सही आगे वे फॉरवर्ड मिल सके, ताकि आपको मायूसी का सामना ना करना पड़े। बहुत मेहरबानी जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ये अब नाम मेरी समझ में नहीं, हुब्बे आऊ करके कुछ लिखा हुआ है सर, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो अपना माइक खोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुबेली मंगसी है। मैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बैचलर करके गया हूँ। अभी मैं हूँ अनखोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाइना से मास्टर कर रहा हूँ। मैं बैचलर में डॉक्टर नूर निसा मेमन का स्टूडेंट भी रहा हूँ। और ये था कि टॉप ग्राफ्टिंग मैम ने हमें भी सिखाई, हमने की, वो कामयाब भी हुई थी। मैम ने ये जो टॉप ग्राफ्टिंग है वो बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई थी। मैंगो फेस्टिवल मीरपुर खास में भी दिखाई, कराची में भी दिखाई। काफ़ी सारे ऐसे थे लोग थे जो टेक ऑफ किया, वो उन्होंने नर्सरी वालों ने किया, जो प्राइवेट नर्सरी वालों ने किया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं किया, लोगों को ऐसे बेचने लग गए। तो वो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। लोगों ने नहीं, उन्होंने देखा ये नई चीज़ है, वो लेकर गए अपने बागात में लगाई, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुई। वो क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। ये था साईं गुलाम सरवर बलोच का क्वेश्चन था। और दूसरी, शायर सर फैसल हयात ने कहा कि न्यू केमिस्ट्री आ रही है। मैं उस सर को बताना चाहूँगा कि न्यू केमिस्ट्री पाकिस्तान में अभी आ रही है, लेकिन यहाँ पे आ गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर नूर निसा मेमन को अगर कोई सपोर्ट करना चाहे, अगर ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर नूर निसा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है उसमें काम करने के लिए। तो बस यही कहना था डॉक्टर नूर निसा के लिए। थैंक यू शुक्रिया सो जी हुब्बे आऊ साहब। आपसे गुजारिश ये होगी, आप चाइना में बैठे हुए हैं और केमिस्ट्री जो आप वहाँ पे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश होगी कि वो हमारे पास लेके आए पाकिस्तान में। हमें आप जैसे एनर्जेटिक और स्पार्क वाले बच्चों की और एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह आपने वो केमिस्ट्री देख ली जिसकी आप बात कर रहे हैं, यकीनन वो लोग हमसे ज्यादा अपडेटेड अपग्रेडेड होंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश ये होगी कि वो जो वहां पर टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं,
वो अगर आप वहां से ला सकें और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मुस्तफीद कर सकें, ताकि इवेंचुअली वो हमारे बागात के अंदर नजर आना शुरू हो जाए और हमें फायदा आना शुरू हो जाए उसका। क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग से निकलना चाहते हैं तो हमने आप जैसे बच्चों के जरिए ही चेंज लेके आनी है और हमारे एक्सपर्ट्स को हमने ट्रेन करना है। तो सारी बात है, आप लोग बहुत अच्छा सोर्स बनेंगे और इसमें दूसरी राय नहीं है। हम डॉक्टर नूर साहिबा हमारे लिए बहुत मोहतरम है, तभी आज वो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं और हमेशा आगे भी हमको अंगेज रखेंगे, तकलीफ देते रहेंगे, ताकि हमारे बागबान हजरात या जो रेलिवेंट लोग हैं वो मुस्तफीद होते रहें। डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर को बात करना अच्छा चाहेंगे? खबर साहब, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि हुबली देखे कि लोग अभी तक प्रॉपर प्रोटोकॉल सिंध में नहीं फॉलो कर रहे। इसमें टाइम लगता है लोगों को समझाने में, उस वहां तक लेके आने में। उनके देखे अपने प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं, मतलब खाने को प्रॉपर नहीं मिलता। चले प्रोग्रेसिव ग्रोअर तो चले ठीक है, प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, मगर जो नर्सरीज लगी हुई हैं, जो पौधे लगा रहे हैं, उसमें लोग प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करें, उसमें टाइम लगेगा। और जब तक आप जैसे स्टूडेंट वहां पे जाके कंसल्टेंसीज करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, हम लोग ट्रेनिंग्स करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वी विल गेट सक्सेसफुल रिजल्ट्स इंशाल्लाह। और दूसरी बात, खुशी की बात यह है कि आप चाइना में बहुत अच्छी तरह से काम करें। मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं आपकी मास्टर्स बहुत अच्छी जा रहे। आप मेहनत करें और अच्छा सीख के आए। जैसे खावर साहब कह रहे हैं कि केमिस्ट्री वहां की सीख के आए, ताकि यहाँ पे भी यूटिलाइज हो सके। थैंक यू बहुत सो मच जुबल। बड़ी मेहरबानी। मेरा ख्याल है हम कंक्लूड करते हैं सवालात। जी डॉक्टर मेरा एक अजीम क्वेश्चन साहब, था सर। सर जी, डॉक्टर अजीम साहब सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये इस वक्त एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, तो मेरा एक है क्लैरिटी के लिए कि जो फर्ज करें कि अब दो चीज़ें इसमें मर्ज हुई हैं। नंबर एक इसकी जो हाई डेंसिटी और जो कैनोपी है, यानी स्मॉल स्मॉल ट्री जो टेक्नोलॉजी आई है, उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है अफादियत। और पंजाब में तो मेरी आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही और जी सर। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आवाज। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी। चलिए मैं जरा थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ। अभी अभी ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा मैडम, इसमें एक तो ये है, दूसरा जो आपका नर्सरी का एरिया है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जीपीयू और मिल के जो इसमें और जो कि तमाम प्रोटोकॉल से आप गुजरी हुई हैं, तमाम एक्सपेरिमेंट कर रूट्स का आपको जानती हैं, कौन सा रूट स्टॉक जो है वो आपका चार्जर और हाई डेंसिटी का ट्रेंड इस वक्त मुझे पता है टीकू साहब यहाँ बैठे हैं, ये वहाँ एडवाइजरी सेंड में भी दे रहे हैं, जाते हैं वहाँ, तो वहाँ भी इस वक्त ट्रेंड आ रहा है। मतलब है कि इस वक्त हाई डेंसिटी आर्चर का इकोनॉमी के हवाले से भी, और उसके लिए जो पौधे चाहिए, तो ये बड़ी एक, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से हमने अपने फ्रूट और उसके बाद उसकी जो बाकी मैनेजमेंट है, तो वो तो चलिए आज का सब्जेक्ट नहीं है कि हमें एमआरएल को भी और इसकी जो स्प्रे है, अभी तो बड़ा ये सुन के खौफ आ रहा है कि जी 5-5, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 स्प्रे हो चुके हैं। तो फिर हमारा ये सिंदरी जो है ये बाहर जाना है, तो अगर ये उधर जाके प्रॉब्लम आए, वहाँ इसकी डिटेक्शन हुई है इनकी हमारी, और ये वहाँ एक्सपोर्ट में इश्यूज आ गए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो एक अलग चैप्टर है, चलिए उसको हम देखेंगे। लेकिन ये जो नर्सरी वाला है, और पर्टिकुलरली जीपीयू और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक है, जो ऑलरेडी एक बना हुआ है, एक बेस बना हुआ है, उस बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए मेरा ख्याल है खबर के साथ आप थोड़ा इसके बाद भी जो दोस्त हमारे इसमें जो इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि अगर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है फ्यूचर हमारी जो मैंगो इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में हाई डेंसिटी कंपोनेंट बहुत अच्छा शुरू हुआ है, जो कि हमारे कुलीग हैं फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन के, डॉक्टर इब्राहिम खास के लिए,
उन्होंने उस पे शुरू किया हुआ है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी और हाई डेंसिटी पे भी। तो दोनों सेगमेंट से वहां पे बहुत ही अच्छा काम करे। रही बात नर्सरी की, तो वाकई ये लिंक बनना चाहिए ताकि इस चीज को उस लेवल तक, कमर्शियल लेवल तक लेके आना चाहिए, ताकि लोगों को तैयार शुदा जो है ना नर्सरीज अवेलेबल हो हर गिरोह को, ताकि एक्सपोर्ट में आगे जाके मसला ना हो, प्रोडक्टिव ऑर्चर्ड्स स्टेब्लिश हो सके। तो ये जरूरी। बहुत शुक्रिया मैडम, जी। दूसरी बात ये है कि हमारे पास पानी की शदीद किल्लत है। इस पे भी बात करनी चाहिए कि हमारे ग्रोवर्स किस तरफ जाएं, आया वो मल्चिंग पे जाएं या ड्रिप इरिगेशन पे जाएं या किस तरह जाएं, सॉइल वो कैसे मेंटेन करें, उस पे भी हमें जो है ना वो अपने ग्रोवर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए होगी। तो दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड का नेम बदलो, ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो आगे चलकर ना रुके। नहीं मोहम्मद राशिद, ये आप सही कह रहे हैं। पानी का सबसे बड़ा मसला है आजकल। जो हमारे पास सबसे ज्यादा मैंगो इस टाइम अफेक्ट हो रहा है वो पानी की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप देखें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, मगर पानी का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि पानी काफी दिनों से इसको नहीं मिला। चले फ्लावरिंग पे ना मिला, वो हो सकता था कि कंट्रोल हो सके, मगर फ्रूटिंग स्टेज पे पानी ना मिलना ये अलग इशू है। उसके लिए जो है ना काफी सारी जो है ना मतलब गवर्नमेंट से या जो भी एजेंसीज है उनसे लिंक में ये बातें करके इस मसले को हल करना चाहिए। फ्रूट क्रॉप्स जो है ना वो सफर ना हो इसमें। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा हमें ड्राइवर्स प्लांटेशन पे भी आना चाहिए हमें। सर एक अच्छा सर, जी मेरा जी क्वेश्चन था सर ये कि जो अभी हमारे मौसम की क्लाइमेट की जो सूरत हाल चल रही है, मतलब स्प्रे सिर्फ अपनी जगह एक काम कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं आ रहा है जितना क्लाइमेट की उस पे आ रहा है। तो काइंडली इस हवाले से भी जो है ना वो थोड़ा सा एक जो चीज़ें आपने बताई कि जी डेंस नहीं होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो यानी कि जो क्लाइमेट का इशू है उसको कैसे यानी कि हम बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सूरत हाल 2 साल से हमें नज़र आ रही है क्लाइमेट की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहे हैं कि और आउटपुट हमारी वो नहीं आ पा रही जिस तरह से हम पूरा साल मेहनत करते हैं मैंगो की, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जी हम किसी और तरफ कन्वर्ट हो जाएं, या जैसे उसके साथ जैसे होता है कि जी मल्टीपल कोई उसमें हम कर लें इस चीज़ साथ, जैसे लेमन है कोई और चीज़ें हैं, तो इसके बारे में काइंडली जरा बताइएगा। सर हेलो। जी सर। हाँ, एक तो हाई डेंसिटी की बात हो रही थी, तो हाई डेंसिटी पे तो अभी लोग कन्वर्ट हो भी रहे हैं और ज्यादातर, लेकिन जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है वो इतनी नहीं है, लेकिन सेमी हाई डेंसिटी हमारे पास चल रही है। हमारे पास ज्यादातर कमर्शियल वेराइटी सिंदड़ी है, और सिंदड़ी की इतनी ग्रोथ वेजिटेटिव होती है जिसको हम कर सकते हैं। एक कोशिश ये है कि हम जो है ना वो 20 बाय 25 या 20 बाय 20 पे जो है ना सिंदड़ी लगाएं, और उसमें जो है ना उसकी रिजल्ट अच्छी आ रही है। और बशर्ते कि अच्छा, दूसरी बात पानी का अलमिया ये है कि हमारे पास कैनाल वाटर बिल्कुल कम है, और इस वक्त तो हमारी फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है इसकी वजह से कि पानी नहीं है। और मजबूरी ये है कि लोग वो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी टीडीएस बहुत ज्यादा जो है, लेकिन मजबूर है, क्या करें, उस पे और भी आमों की जो है ना वो कंडीशन खराब हो रही है। तो ये अपनी जगह पे जो इश्यूज हैं, और इसके लिए कोशिश करना चाहिए हमें कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या ऐसी कोई चीजें लगाएं ताकि जिससे हमारे बागात जो है ना वो बच सकें। शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के सेशन को कंक्लूड कर दें, उसके बाद फिर हम लोगों से इजाजत चाहेंगे। डॉक्टर अजीम साहब सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है हमारी बातें तो हो गई हैं। मैं ज्यादा हमने बताना कुछ नहीं होता, हमें ज्यादा सुनना होता है। और सुनने के बाद हमारी कोशिश होती है कि कौन सा एक ऐसा इशू है जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें और उसका फॉलो अप करें। वो हमने म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लिया। वो उस पर हम काम करेंगे। हम साइड बाय साइड देखेंगे कि इसकी जो मल्चिंग है। दूसरा एक मेरा होगा कि जी, क्योंकि अगर आसफ साहब यहाँ मौजूद हैं
तो हम ना एक एक तरह की एक स्टडी भी ये करवा रहे हैं कि हम देखेंगे इस वक्त जो मूवमेंट है ना हाई डेंसिटी की, और जहाँ फिर एक क्वालिटी प्लांट हुए हैं, तो ये जो बेशक वो कोई केस स्टडी हो सकता है बहुत ज्यादा कोई फार्मर ना हो उसमें, जो भी फार्मर जहाँ भी ये प्रैक्टिस हुआ है, क्योंकि मुल्तान में खासी मुल्तान के एरिया में खासी बड़ी ये मूवमेंट जो है ना, ये हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी की चली है। तो मे भी कोई स्टडी हुई हो, हम देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, अगर पहले मौजूद है, अगर नहीं है तो मेरा ख्याल हम फिर इसको भी टेकअप करते हैं, जो हमारा एक सेगमेंट है यूनिवर्सिटी की स्टडी का भी, उसमें भी देख लेते हैं, और ताकि फिर हम इसको हाईलाइट कर सकें, प्रोजेक्ट कर सकें कि जी ये बेनिफिट लोगों ने लिए हैं, और उसमें जो मिथ है या उसमें जो क्लैरिटीज नहीं है, और कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं, कुछ उसकी फेवर में बोलते हैं, बहुत है। मैं सोशल मीडिया में बहुत सारे देखता हूँ कि कुछ लोग उसको सपोर्ट करते, कुछ नहीं करते, ताकि वो क्लैरिटी हम टेक्निकली दे सकें, एम्पिरिकल बेसिस के ऊपर, फिर बता सके कि कौन सी वैरायटी और किस एरिया में और किस किस डिजाइन में, यानी किस जो है वो जैसा अभी बताया कि सिंध में तो सिडनी के लिए 15x15 या 20x20 की जो है वो ज्यादा कामयाब होगी। तो इस इशू को भी हम जरा, क्योंकि आज के इस डिस्कशन में ये भी बड़ी खुल के सामने आई है कि अगर हमने जो बार फॉर्मेशन और जो आपस में उसको कंट्रोल करना है, तो हमें जो उसकी बड़ा अच्छी इनिशियली अपना रहमत साहब ने वो बात की कि जी उसको रोशनी भी देनी है, हवा भी देनी है, यानी उसकी प्रूनिंग बड़ी अहम है, उसकी कनोपी भी मैनेज करनी है। तो ये जो चीजें हैं ना, आई मीन के लिए ये जो आज इश्यूज आए हैं, और दूसरा ये कि जो मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक और जो उसमें मैडम और पंजाब में जो लोग एक्सपर्ट है, प्लस जो प्राइवेट नर्सरीज बनी थी, जो ट्रेनिंग लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्या वो सस्टेन कर पाए हैं प्रैक्टिस में, और कितने प्लांट वो दे रहे हैं, ये भी हम अपने ना अगले जो हमारा वेबिनार होगा उसमें हम ये इंफॉर्मेशन कुछ कुछ कलेक्ट करके दोबारा अपने जो है एक्सपर्ट्स इनके सामने लाएंगे और ग्रोअर के सामने लाएंगे, ताकि उसके ऊपर फिर एक और लेवल की डिस्कशन हो सके, देखा जा सके कि कौन सी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, कौन सी चीज इंप्लीमेंट हो रही है, उसके क्या नतीजे निकले हैं, और उसको कैसे हम आगे जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं, या अपस्केल कर सकते हैं। तो ये मेरी चंद एक हैं जो चीजें हमने अर्ज की हैं, तो इन्हीं पे ही हमारा हम ये पॉइंट्स अपने नोट भी कर लिए हैं, रिपीट की इसी, और फिर हम इनके ऊपर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कर करके तो हम इसके ऊपर फर्दर वर्क करके तो हम इंशाल्लाह फिर दोबारा एक अनदर वेबिनार में हम इकट्ठे होंगे, फिर शेयर करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं जी कमांडर सलीम साहब, सर आपका हैंड रेज है सर। सर अपना माइक खोलिएगा जी, आप म्यूट हैं। मैं माजरत से कह रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये जो इतना दूर आपका वो कैमरा है एंड ऑल दैट, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। योर इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू बीइंग एग्रीकल्चर कंसल्टेंट विद PhDC, आपके लिए आपका जो है ना हमारे से जो क्लोज इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है। सो प्लीज आप इसको नेक्स्ट वेबिनार के लिए देखिए कि आप हम आपको विजुअली सही तरह देख सकें। अभी यू आर वेरी वेरी फार अवे, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। सर नहीं, फार अवे नहीं, आपके करीब करेंगे सर इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस इम्पोर्टेंट। और ये एक्चुअली वो बैठे हुए इसमें मीटिंग रूम में, तो वो चूंकि मैं उसका कैमरा दूर है उनका, तो इस वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह, जो भी वेबिनार या आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी, डॉक्टर साहब अपने कंप्यूटर से ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो डॉक्टर अजीम साहब ने कही है, और बिल्कुल ये स्टडी के लिए ना हमें पंजाब में अगर कहें तो 2 फार्म हम ले लेंगे, रहीमियार खान, 2 मुल्तान, 2 खानेवाल और 2 मुजफ्फरगढ़। ऐसे फार्म्स मौजूद हैं जहां पर हम बड़ी अच्छी जो मैंगो स्मॉलिटी सिस्टम के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। ये वो फार्म है जो 5 साल जिनको या 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, और वो अब जो है ग्रोथ के अपना प्रोडक्शन की तरफ आ गए। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम प्रोटोकॉल बना के मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, फिर आप जैसे उसको डिसाइड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप हमेशा हमारे साथ हमारी हर एक्टिविटी का पार्ट रहे हैं और हमें सपोर्ट करते रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हम लोग स्मॉल ट्री सिस्टम या जो सक्सेस स्टोरी हमारे पास अवेलेबल है या केस स्टडी के तौर पे अगर हुई भी है,
फिर भी अगर नहीं हुई भी तो उसके ऊपर हम सेपरेटली इसके ऊपर मीटिंग कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि किस तरह हम आपस में बैठ के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, खासतौर पे लीमन कमार साहब का, डॉक्टर नूर साहिबा का, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से स्पेयर किया। सभी मुअज़्ज़ज़ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बहुत मेहरबानी। आज की जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं। जो हमारे एंड पे जो एक्टिविटीज़ हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्दी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। और जो क्रक्स ऑफ टुडेज जो डिस्कशन है वो मुझे एज अ समझ लें कि स्टूडेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर समझ आया, वो यही था कि सेहतमंद पौधों का जो है वो अच्छे रिजल्ट्स हैं और उनके अंदर ज्यादा बर्दाश्त है और उनके अंदर ज्यादा ताकत है बीमारियों का मुकाबला करने की, पेस्ट का मुकाबला करने की, और सेहतमंद पौधों के पीछे पूरी एक साइंस है। तो खुदारा जो लोग डायरेक्टली मैंगो के साथ मुंसलिक हैं उनसे गुजारिश है कि आप, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं, उनको समझ लें, उनको समझते हुए अपने बागात को मैनेज करना शुरू करें। और वो चीजें, उन चीजों का ताल्लुक आपकी टाइमली जो मैनेजमेंट है उसके साथ है। जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद मेरा ख्याल मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं रहती। अगर कीड़ा आना है तो कीड़े का भी टाइमली आपने उसको डायग्नोज करना है और टाइमली उसको कंट्रोल करना है। सेम वुड बी द केस विद बीमारियां और बाकी चीजें। जब उसको नाइट्रोजन की जरूरत है आपने नाइट्रोजन देनी है, जब फास्फोरस की जरूरत है फास्फोरस देनी है, जब पोटाश की जरूरत है पोटाश देनी है, और जब पानी की जरूरत है पानी देना है। तो ये सारी चीजें जो पौधे की रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप टाइमली मैनेज और उसको सूरज अपनी गर्मी थोड़ी कम कर दे तो शायद किसी बुजुर्ग की दुआ लग जाए, वरना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिससे हम सूरज की तपिश को कम कर दें या अपनी मर्जी से बारिशों को बरसवा दें। तो इसका यही तरीकाकार है कि अपने बागों को, अपने जो आपकी खेती बाड़ी है उसको इस तरीके से लेके चलें कि आप सेहतमंद प्लांट्स प्रोड्यूस करें और अपनी सॉइल को मैनेज उस तरीके से करें, और जो मॉइस्चर प्रिजर्वेशन है उसको जो राइज तरीकाकार है उसके जरिए करें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। जल्दी आप एक्टिविटी होएगी, जो भी मौजू होएगा उसको हम सामने रखते हुए आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज के इवेंट की रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटे के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और मैंगो के ऊपर PHDEC ने एक उर्दू में डिटेल्ड मैनुअल बनाया हुआ है जो एकेडमिया से वेट किया, ऑलरेडी करवाया हुआ है हमने। PARC का भी उसके ऊपर इंडोर्समेंट है, NARC की इंडोर्समेंट है, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुल्तान में है और जो शुजाबाद में है उन्होंने भी इंडोर्स किया हुआ है। तो वो मैनुअल अगर आपको चाहिए वो हमने चैट बॉक्स के अंदर भी शेयर कर दिया और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।